निम्न में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया? दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर चाहे किसी भी धर्म के लोग रहते हो, लेकिन एक विशेष धर्म के लोगों को ही वोट देने का अधिकार हो, तो उसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। 1909 का जो मार्ले और मिंटो दोनों ने मिलकर जिस अधिनियम को बनाया था, जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं, उस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई थी और 1919 में इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यूरोपियन के लिए लागू कर दी गई, एंग्लो इंडियंस के लिए भी लागू कर दी गई। समझ रहे ना? ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारतीय ईसाइयों के लिए लागू कर दी गई और सिखों के लिए लागू कर दी गई। यानी अपना जो प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ, तो इसके हिसाब से दोस्तों आंसर हो गया भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है दोस्तों, उसके द्वारा इसका विस्तार किया गया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 4 नई कैटेगरी शामिल की गई। नंबर 1 यूरोपियन, नंबर 2 एंग्लो इंडियंस, नंबर 3 भारतीय ईसाई और नंबर 4 सिख। ये सब ध्यान रखना, मुसलमानों के लिए 1909 में और 1919 में 4 नई कैटेगरी, कुल मिलाकर 5 कैटेगरी। याद रहेगा? अच्छा प्रश्न है वैसे ये। तो इसके हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ए। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? दोस्तों आप लोग जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है। इन 245 में से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और ये जो 233 सदस्य हैं इनका चुनाव होता है। ये जो 233 सदस्य दोस्तों जो चुने जाते हैं, ये विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं और भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में इस बात का उल्लेख है कि कौन से राज्य से कितने चुन कराएंगे। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के वे भी निर्वाचित सदस्य, अब तो क्या विधानसभा में मनोनीत तो होते ही नहीं है, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था उसका प्रावधान तो समाप्त कर दिया गया। तो विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे दोस्तों हमारे राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या 200 है, तो ये 200 लोग हमारी राजस्थान से राज्यसभा की जो सदस्य संख्या जो चुनी जाती है वो है 10। इन 10 लोगों का चुनाव कौन करेंगे? राजस्थान विधानसभा के ये 200 निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? डी। ऐसा याद रहेगा आपको? याद रखना दोस्तों, मैं मानकर चल रहा हूं कि कांस्टेबल जैसे एग्जाम में इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का, राज्य का, केंद्रीय शासन का ही केवल भारत के सभी नागरिकों का? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। 36 से लगाकर 51 तक उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जिसमें नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। आप लोग जानते हैं ये अवधारणा हमने आयरलैंड से ली है और आप लोग ये भी जानते होंगे शायद कि 1935 के अधिनियम में भी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख था। 1935 के अधिनियम में इन्हें निर्देशों के उपकरण कहा गया था। वर्तमान में इनको डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री का कर्तव्य ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा है अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 37 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। तो केंद्रीय शासन का ही केवल भारत के सभी नागरिकों का? जी नहीं। सही आंसर है दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का यानी स्टेट की ड्यूटी है, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है। 37 में जो प्रावधान है उससे यही रिफ्लेक्ट होता है। तो नाम ही क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ये राज्य के काम है, राज्य के कर्तव्य है। तो आंसर क्या हो गया? बी यानी राज्य का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन होता है? दोस्तों 4 अनुच्छेद आपके सामने दे रखे हैं और मैं थोड़ा सा बता देता हूं। केंद्र सरकार है हमारे यहाँ पर अलग से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकार है। भारत में संघात्मक ढांचा है, संघवाद है, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा कर रखा है। केंद्र और राज्यों के बीच में किसी विषय को लेकर यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए एक औपचारिक ढांचे के रूप में हमारे संविधान निर्माताओं ने अंतर्राज्यीय परिषद की परिकल्पना की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में इस अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना बहुत लेट हुई। सरकार या आयोग जो केंद्र व राज्यों के संबंधों की जांच करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा गठित किया गया था 1983 में, इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी। उसने ये कहा कि भाई आप अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना क्यों नहीं करते हो? संविधान में उल्लेखित है। तो तब जाकर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्थापित कब हुआ? 1990 में। उल्लेख कहां पर है? 263 में। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी। याद रहेगा। भारतीय संसद में शामिल है। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउस के रूप में होते हैं और साथ ही साथ भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी संसद का अंग होता है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति संसद का अंग माना नहीं जाता है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनती है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या कि राष्ट्रपति संसद का अंग होगा? तो दोस्तों याद रखना, हाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो जवाब है आर्टिकल 79। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 अगर देखोगे तो वहां सीधा लिखा हुआ है संसद का मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों। ये ध्यान रखना। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जज बनना चाहते हो दोस्तों तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्षों से न्यायाधीश हो। हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्षों से न्यायाधीश हो। लेकिन दोस्तों ये यूं कह रहा है कि हाईकोर्ट में कितने वर्षों से वकील होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 10 साल। यानी अगर आप हाईकोर्ट में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश नहीं है तो भी कोई बात नहीं। या में लिखा हुआ है अगर आप हाईकोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अगर वकील के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। हमारे देखिए ना रोहिंटन नरीमन जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज है वो कभी भी हाईकोर्ट में जज नहीं रहे, वो सीधा वकील से ही सुप्रीम कोर्ट में जज बने। तो ये क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। प्रश्न के हिसाब से आंसर कितना हो गया? बी, 10 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, 18 वर्ष मतदाता
पंचायत राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके उम्मीदवार के लिए आयु 25 वर्ष, लोकसभा या विधानसभा का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उम्मीदवार के लिए आयु 30 वर्ष, अगर आप राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उम्मीदवार हेतु आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु। प्रश्न किसके संदर्भ में है दोस्तों? प्रश्न अपना है विधानसभा के सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सब बातें आप याद रखना, मैंने एक साथ में आप लोगों के लिए आगे के हिसाब से लिख दिया। हो सकता है ये प्रश्न नहीं आए, इनमें से कोई प्रश्न आ जाए, तो याद रखना कांस्टेबल में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई और 74वें के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ने से संबंधित है, मालूम है ना? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो 4 भाषाएं जोड़ी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। ये ध्यान रखना दोस्तों, हम एक प्रश्न के साथ साथ में कई सारे प्रश्न कर रहे हैं। ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुए थे और उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और एक बात आप और याद रख सकते हैं, लक्ष्मीमल सिंह भी समिति की अनुशंसा पर ये सुधार किए गए थे, लक्ष्मीमल सिंह भी। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। 13वां संविधान संशोधन आप सब जानते होंगे, संविधान में 15 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 15, उसमें एक धारा जोड़ी गई 15(5) जो उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये सब बातें आपको दोस्तों याद रखनी है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये तो ऑप्शन ही बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति, 2 ऑप्शन है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख है ढांचे का। वैसे इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 10 अन्य सदस्य होते हैं और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। याद रहेगा। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल अधिकारिता का उल्लेख करता है। अधिकारिता कहो, क्षेत्राधिकार कहो, एक ही बात है। प्रारंभिक कहो, मूल कहो, एक ही बात है। अंग्रेजी में ओरिजिनल कहा जाता है। मतलब क्या? ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है वे सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। कौन कौन से मामले? भारत सरकार का किसी राज्य के साथ विवाद हो जाने पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों का परस्पर विवाद हो जाने पर, ये इस प्रकार के मामले हैं जिनकी सुनवाई भारत का कोई अन्य न्यायालय नहीं कर सकता है दोस्तों, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसा 131 में लिखा हुआ है। 132 में अपीलीय, किन किन मामलों में अपील की जा सकती है उसका उल्लेख है। और 143 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाता है उस बात का उल्लेख है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश का उल्लेख करता है, पहली बात। दूसरी बात, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये साफ साफ शब्दों में अनुच्छेद 233 में लिखा हुआ है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर दोस्तों क्या हो गया? ए। राष्ट्रपति नहीं करते हैं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री कर ही नहीं सकता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जी नहीं। आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए, राज्यपाल। और ऐसा कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 233 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग? दोस्तों अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है, अनुसूचित जनजाति आयोग। और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। और अनुच्छेद 338 बी जो भारतीय संविधान का लेटेस्ट आर्टिकल है दोस्तों, लेटेस्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 338 बी, उस आर्टिकल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है। और ये 338 बी जो है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अपना प्रश्न है एसटी कमीशन, तो एसटी कमीशन किसमें है? 338 ए में। लग यार दोस्तों ये भी बता देता हूं, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे जनजाति आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग, ये तीनों संवैधानिक आयोग है, संविधान में इनका उल्लेख है। तीनों आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3-3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3-3 सदस्य होते हैं। और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखें। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि राज्यसभा के मेंबर का उल्लेख 6 वर्ष होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? 2 वर्ष के बाद में। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होता है, ऐसा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्लियर है? राज्यसभा एक स्थायी सभा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 पार्लियामेंट को इस बात का पावर देता है कि वो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के संदर्भ में कानून बना सकती है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया सी। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? दोस्तों भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारी या लोक सेवक करते हैं तो उनके विरुद्ध शिकायतों को जहां पर हम लोग करते हैं उस पद का नाम है लोकायुक्त। पूरे भारत का होता है लोकपाल, स्टेट लेवल पर होता है लोकायुक्त। पहली बार मैं बता देता हूं, दुनिया भर में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है उस ओम्बुड्समैन को भारत में संघ स्तर पर लोकपाल कहते हैं। संघ स्तर पर इसे लोकपाल कहते हैं और राज्य स्तर पर इसे लोकायुक्त कहते हैं। संघ स्तर पर इसे लोकपाल कहते हैं और राज्य स्तर पर इसे लोकायुक्त कहते हैं। ठीक है, दुनिया में इसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ओम्बुड्समैन को लोकपाल जो नाम है वो लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया। किसने दिया? लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया। ये सब बातें ध्यान रखनी दोस्तों, हम केवल एक प्रश्न नहीं कर रहे, एक प्रश्न के साथ साथ और कई सारे प्रश्न कर रहे हैं। तो ओम्बुड्समैन को लोकपाल नाम किसने दिया? लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया। पहली बार लोकपाल की स्थापना की अनुशंसा किसने की? प्रशासनिक सुधार आयोग ने की।
प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब अपना प्रश्न, किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना हुई? दोस्तों, उड़ीसा तो पहला राज्य है जहां लोकायुक्त के संदर्भ में कानून बनाया गया था, और महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां लोकायुक्त पद की स्थापना की गई। तो महाराष्ट्र हो गया इस प्रश्न के हिसाब से आंसर। और अगर प्रश्न बन जाए कि पहली बार कानून कौन से राज्य में बनाया गया, तो दोस्तों उड़ीसा पहला राज्य है जहां कानून बनाया गया, याद रहेगा। और एक बात और बताएं क्या, आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों अगर राजस्थान का पूछ ले तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना 1973 में हुई। और अगर पूछ ले कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो आप आंसर क्या देंगे? आईडी दुआ। मैं फिर बता देता हूं, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक जैसे पेपरों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखें। तथ्यात्मक जानकारी है, एक प्रश्न के साथ साथ में इतनी सारी बातें बताने का उद्देश्य यही है, याद रहेगा आपको। चलिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, संसद में 3 वित्तीय समितियां हैं। संसद में 3 वित्तीय समितियां हैं। एक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो भारत सरकार के द्वारा वर्ष भर में जो पैसा खर्च किया जाता है उसकी ऑडिटिंग सीएजी जो करता है, सीएजी द्वारा रखी गई इस रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, क्या है लोक लेखा समिति? क्या करेगी? सीएजी द्वारा जो खर्चों की जांच करके जो रिपोर्ट रखी जाती है, इस रिपोर्ट की वापस जांच करती है लोक लेखा समिति। 22 सदस्य होता है टोटल, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। दूसरी होती है दोस्तों अनुमान समिति, जिसे हम लोग प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, जिसका बारे में प्रश्न पूछा गया। ये जो अनुमान समिति है, भारत सरकार के द्वारा जो बजट रखा जाता है उस बजट के अनुमानों की जांच करने का काम करती है। फिर है ये कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, लोक उद्यम समिति। इस लोक उद्यम समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, 22 में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। लोक उद्यम समिति, ये समिति सीएजी द्वारा लोक उद्यमों की जांच जो की गई है उसकी पुनः जांच करने का काम करती है। ये दोस्तों 3 फाइनेंस कमेटी है, 3 वित्तीय समितियां। एकदम क्लियर होना चाहिए, तीनों समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष है। तीनों समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और मंत्री इन तीनों में से किसी भी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसी बातें आपको मालूम रहनी चाहिए दोस्तों। तो प्रश्न के हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया? बी, यानी 1 वर्ष। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों, यूं तो अनुच्छेद 352 आपको मालूम होगा राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, या हम किसी युद्ध में शामिल हो जाए, अथवा सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो। अनुच्छेद 356 ये संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की बात करता है, किसी भी राज्य में यदि संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है, अगर किसी कारणवश देश की साख खतरे में पड़ जाए, आर्थिक संकट में आ जाए, तो अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये पूछ रहा है कि कितने प्रकार के आपातकाल है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए, 3 प्रकार का। याद रहेगा दोस्तों, ये सब बातें आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान को मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया? दोस्तों, अगर मूल रूप से पूछे तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 22 भाग। मूल रूप का मतलब है संविधान जब लागू हुआ उस समय संविधान में कितने भाग थे? वर्तमान समय में 26 है, मूल रूप में कितने थे? 22 थे। याद रहेगा। कोई धन विधेयक बिल प्रस्तावित हो सकता है। प्रस्तावित होने का मतलब होता है दोस्तों पहले कहां रखा जाता है? अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इंट्रोड्यूस करना। तो धन विधेयक हमेशा और हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा, पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 साफ शब्दों में कहता है कि धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। और इंट्रोड्यूस का मतलब पहले रखना। मैंने ये नहीं कहा कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, मैंने कहा पहले नहीं रखा जाएगा दोस्तों। और ऐसा 109 में लिखा हुआ है, इसका मतलब लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा धन विधेयक को पारित कर देती है तो धन विधेयक जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में कोई पावर नहीं है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक पारित करना होता है, अन्यथा वो पारित माना जाता है। कितने दिन में? 14 दिन में पारित करना होता है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी, केवल लोकसभा में। याद रहेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख करता है। उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, 1+7 होंगे। ठीक। दूसरी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी हो तो साफ लिखा हुआ 124 में संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है? इसके लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रहेगा। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। मंडल आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? मंडल आयोग दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड तैयार कर देता हूं। हाँ, एक्चुअली में भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 340। उसमें क्या लिखा हुआ है? देश में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं वो कौन लोग हैं, उनका पता करने के लिए राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर एक आयोग का गठन करेंगे। ऐसा अनुच्छेद 340 में लिखा हुआ है। सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग। ठीक दोस्तों, कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 340 में। इस अनुच्छेद के आधार पर 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। काका कालेलकर। 1955 में इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया और कहा कि ओबीसी को आरक्षण दीजिए, नहीं दिया गया। 1978 में इसी अनुच्छेद के आधार पर मोरारजी देसाई की सरकार में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक अन्य आयोग का गठन किया, जिसे हम लोग मंडल आयोग कहते हैं। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने कहा पिछड़े वर्गों को आरक्षण दीजिए। तो मंडल आयोग का संबंध दोस्तों किससे हो गया? पिछड़ी जाति से हो गया। यानी इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। ऐसी बातें ध्यान रखनी। भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, अनुच्छेद 168 ये कहता है कि विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल शामिल है। ठीक है दोस्तों। और 169 विधान परिषद की स्थापना
और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, 170 विधानसभा की संरचना का उल्लेख करता है और 171 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख करता है। अपना जो प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है, तो प्रश्न के हिसाब से तो आंसर हो गया बी। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना हो या विधान परिषद को समाप्त करना हो, यह संसद का काम है। आर्टिकल 169 की जो भाषा है वो ये कहती है, याद रहेगा, ये सब ध्यान रखना है आपको। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? दोस्तों 124 में तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख, इसलिए इसको भूल जाइए। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है दोस्तों, रही बात दो अनुच्छेदों की, आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178। दोस्तों आर्टिकल 178 का कोई संबंध लोकसभा से नहीं, आर्टिकल 178 एक्चुअली में विधानमंडल से संबंधित है। फिर बचा आर्टिकल 93। आर्टिकल अनुच्छेद 93 में लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। भारत के सीएजी के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 148 से लगाकर अनुच्छेद 151 तक सीएजी का उल्लेख है, सीएजी पद का उल्लेख है। ये भारत में ऑडिटिंग का काम करता है, राज्य सरकारों की तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। दोस्तों कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। प्रश्न पूछा कार्यकाल, तो आंसर क्या हो गया? सी, 6 वर्ष। याद रहेगा। कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिए, संविधान लागू होते ही भारत में 2 अखिल भारतीय सेवाएं बनाई गई, एक आईएएस और दूसरी आईपीएस। भारतीय वन सेवा जो है उसकी स्थापना 1966 में की गई। तो तीसरी सेवा कौन सी होगी? भारतीय वन सेवा, स्थापना कब हुई? 1966 में। प्रश्न पूछा कौन सी नहीं है? भारतीय आर्थिक सेवा नाम की सेवा तो है, लेकिन दोस्तों ये कोई अखिल भारतीय सेवा नहीं है। याद रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस नाम की सेवा तो है, वो केंद्रीय सेवा है। इस प्रकार की कोई अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी। और भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में की गई, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके कांस्टेबल के पेपर में 1 या 2 प्रश्न संविधान संशोधनों के संदर्भ में जरूर पूछे जाएंगे। आपको 100वां, 101वां, 102वां, 103वां, 104वां, लेटेस्ट अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। 100वां संविधान संशोधन भारत व बांग्लादेश के बीच गांवों की अदला बदली से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन वर्ष 2019 में जनवरी में किया गया। दोस्तों आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें भारत में पहली बार आरक्षण दिया गया, अधिकतम आरक्षण 10%। 103वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान में 15(6) नाम की धारा जोड़ी गई। इसके द्वारा संविधान में 16(6) नाम की धारा जोड़ी गई। ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करती है और ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करती है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी। और 104वां क्या है दोस्तों? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण जो 70 वर्ष के लिए था उसे बढ़ाकर 80 वर्ष किया है। ये 26 जनवरी 2020 को ये संशोधन लागू हुआ। ये संविधान का लेटेस्ट अमेंडमेंट है। अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके द्वारा एंग्लो इंडियंस का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। इस वजह से एंग्लो इंडियन का आरक्षण वाला प्रावधान अब निष्क्रिय हो गया है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये थोड़ा ध्यान रखना। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 5वीं व जो 6ठी अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और 6ठी अनुसूची जो है उसमें पर्टिकुलर 4 राज्यों का उल्लेख किया है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 4 राज्य हैं। असम, ये तो भूल जाओ, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। यानी ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? बी हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखिए, 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है। इन 4 पर्टिकुलर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र जो है उनका प्रशासन किस तरह से किया जाएगा, इस बात का उल्लेख है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता पद का उल्लेख करता है। ये किसी भी राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। राज्य सरकारों को विधिक मामलों में सलाह देने वाला जो अधिकारी है उसका नाम है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है। इसका मतलब राज्यपाल जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और बताएं आपको, महाधिवक्ता एक ऐसा पद है, एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होने के बावजूद भी विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, उसे संबोधित कर सकता है और विधानमंडल की किसी समिति का मेंबर बन सकता है। वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन बाकी वाले अधिकार दिए गए। यस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ऑब्वियसली नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ऐसा 165 में लिखा हुआ है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों शासन का प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है और संवैधानिक प्रमुख किसी राज्य का अगर पूछे तो राज्यपाल होता है। इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? राज्यपाल। याद रहेगा। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय का मतलब दोस्तों जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख तो अनुच्छेद 315 में है। राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख भी अनुच्छेद 315 में है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। दोस्तों नीति आयोग जैसी कोई संस्था भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। आप लोग जानते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो इसके बाद नीति आयोग की स्थापना के संदर्भ में मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग स्थापित हुआ। 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया। इस कारण से संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो संविधान में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। ये किसके द्वारा स्थापित हुआ है? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। और कब स्थापित हुआ? 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है।
प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। याद रहेगा, ऐसी बातें आपको याद रखनी है। निम्न में से कौन सा चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 324 आप देखेंगे तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के ढांचे का उल्लेख है, चुनाव आयोग की पावर का उल्लेख है, चुनाव आयोग के फंक्शंस का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 की पहली लाइन लिखी हुई है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग होगा, ऐसा अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। रही बात स्थानीय निकाय यानी पंचायत राज संस्थाएं और नगरपालिका, तो दोस्तों आपको मालूम होगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में हमने अनुच्छेद 243 के नाम का अनुच्छेद जोड़ा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने संविधान में अनुच्छेद 243 ZA नाम का अनुच्छेद जोड़ा। ये दोनों अनुच्छेद जो है दोस्तों, वो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख करते हैं, यानी स्टेट लेवल पर एक अलग से आयोग है, उसे राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं। और ये राज्य निर्वाचन आयोग इन निकायों के क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। तो दोस्तों आपको इस तरह से बातें याद रखनी है। तो प्रश्न है, संपादित नहीं करता है, तो डी इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तीनों के चुनाव करवाता है, इसके चुनाव नहीं करवाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, ऑब्वियसली राज्यपाल के द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि इसके लिए एक कॉलेजियम होता है, एक चयन मंडल होता है, उस चयन मंडल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं और ये सब लोग मिलकर योग्य व्यक्ति के नाम पर विचार करके राज्यपाल को अनुशंसा करते हैं और राज्यपाल इस अनुशंसा के आधार पर इनकी क्या कर लेता है? नियुक्ति कर लेता है। तो आंसर क्या हो गया? राज्यपाल। राजस्थान में अभी राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है, आपको मालूम होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से ली गई? दोस्तों, विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता, ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से तो आंसर हो गया बी। और अगर आपसे प्रश्न पूछे विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण, अगर ये शब्दावली पूछ ले तो दोस्तों ये हमने अमेरिका से लिया, ये थोड़ा ध्यान रखना। कनाडा से केंद्र राज्य संबंध लिया है, फ्रांस से आप लोग जानते हैं गणराज्य लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लिया, याद रहेगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत दोस्तों, भारत के संविधान को अगर आप देखेंगे तो प्रस्तावना देखिए, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ये जो शब्दावली लिखी हुई है, हम भारत के लोग, ये जो शब्दावली है, इस शब्दावली से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो सत्ता है, भारत में जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? जनता के पास है। और आप देखिए ना, जनता के द्वारा चुनकर प्रतिनिधि आते हैं संसद में और संसद से ही भारत की सरकार का निर्माण होता है। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? ए यानी जनता। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? दोस्तों, सदस्यता दो तरीके से समाप्त की जा सकती है, चाहे आप लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो। आपके डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर आपकी मेंबरशिप खत्म होती है। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं और आप दिवालिया हो गए हैं, आपने दूसरे देश की नागरिकता अगर हासिल कर ली है, आप लोकसभा सदस्य के पद पर रहते हुए आपने कोई दूसरा लाभ का पद ग्रहण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपकी मेंबरशिप राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त की जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस के हैं और आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी के हैं और आपने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो दल बदल के आधार पर मेंबरशिप जो समाप्त की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और अन्य कारणों से मेंबरशिप कौन समाप्त करता है? राष्ट्रपति। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो राष्ट्रपति समाप्त करेंगे। दल बदल का पूछे तो आप लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। क्या लिखेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल पूछे तो लिखना है, और अगर डायरेक्ट पूछे तो आंसर क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। ठीक है। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी से संरक्षण का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा तथा मानव के व्यापार पर रोक की बात करता है और अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक की बात करता है। तो कारखानों में बालकों के नियोजन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर कह देता हूं, अनुच्छेद के बारे में एक प्रश्न बनेगा, प्रस्तावना के बारे में एक प्रश्न बनेगा कांस्टेबल में, एक प्रश्न किसी संविधान संशोधन के बारे में बनेगा, एक प्रश्न किसी अनुसूची के बारे में बन सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, संविधान का अनुच्छेद जो 1 है, क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। तो पहली बात दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ। और दूसरी बात, शब्द क्या लिखा हुआ है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यों की यूनियन। तो राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का फेडरेशन सवाल ही पैदा नहीं होता, कॉन्फेडरेशन सवाल नहीं होता, राज्यों का यूनियन, यानी ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा, ऐसे अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, मैंने अभी आपको बताया, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, प्रथम विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 में। महान्यायवादी देश का प्रथम विधिक अधिकारी है, लेकिन ये तो पूछ रहा है राज्य का, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी, क्योंकि प्रश्न राज्य के बारे में पूछा गया। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। जैसे मैं ये बोलूंगा, आप मुझे कहेंगे सर अभी लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला, जोधपुर के, राजस्थान के हैं, कोटा के हैं, और लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद तो खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं, तो क्या हुआ दोस्तों? चाहे अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हो, चाहे उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा, इस्तीफा जब भी दिया जाएगा तो उनको संबोधित करके ही दिया जाएगा। जैसे ओम जी बिरला अगर लोकसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, वे उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देंगे। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी, यानी उपाध्यक्ष। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 चुनकर आते हैं। तो राज्यसभा की अधिकतम सीटों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान है। इसके हिसाब से इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? डी, 250। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? दोस्तों राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यसभा हो, इन तीनों के चुनाव में हमारी कोई भूमिका नहीं है। इन तीनों का चुनाव हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? बी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि इनका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ही होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो गया दोस्तों बी। खाद्य में डर, इस प्रकार का भाव रखने वाले राजस्थान पुलिस, राजस्थान के वे कांस्टेबल जिनके ऊपर कानून व्यवस्था का जिम्मा रहेगा, उन सारे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, हम प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न जो दी गई थी। 2-3 बातें मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको और ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाए। पहली बात, 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी कहा जाता है। ये वह अधिनियम है जिसके बारे में नेहरू जी ने कहा था कि ये दास्ता का अधिकार पत्र है। इसी अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक अपनी पुस्तक में ये भी लिखा था कि ये एक ऐसे इंजन रहित गाड़ी के समान है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए। बाई द वे कोई प्रश्न पूछ ले तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत में एक भारत सरकार है, एक राज्य सरकार है। केंद्र और राज्य के बीच में ये जो विषयों का जो बंटवारा कर रखा है, इसे हम लोग संघवाद कहते हैं। भारतीय संविधान की एक सूची है, 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा कर रखा है। दोस्तों, ये विषयों का जो बंटवारा है हमने 1935 के अधिनियम से ही लिया है। अपना प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। दोस्तों, 1-2 बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा, याद रखना, अच्छा प्रश्न पूछा जा चुका है। आप ऐसा हरगिज भी मत सोचिए कि अंग्रेजी भाषा का ये शब्द हमसे थोड़ी पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जा चुका है। रेजिड्यूरी पावर्स अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय। ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हो, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, किसी भी सूची में नहीं हो, ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248, वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषय का उल्लेख है। दोस्तों, वर्तमान का जो भारतीय संविधान है, इसमें अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद पे छोड़ रखी है। ऐसा कोई नया विषय पैदा हो जाए जिनका उल्लेख हमारे संविधान निर्माताओं ने तीनों सूचियों में नहीं किया, तो ऐसे को अवशिष्ट विषय कह दिया। और वर्तमान संविधान के तहत अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की दोस्तों जिम्मेदारी किसकी है? संसद की है, ऐसा वर्तमान भारत का संविधान कहता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रश्न है 1935 के अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई थी। उस समय गवर्नर जनरल होता था, जैसे भारत में भी राष्ट्रपति होता है। तो 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नर जनरल को दी गई है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? बी। और अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि वर्तमान संविधान के तहत अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? संसद। कहां पर उल्लेख है? अनुच्छेद 248 में। याद रहेगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, संविधान सभा के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। अगर आपसे पूछे कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने मेंबर होने चाहिए थे, तो जवाब दीजिएगा 389। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, उस प्रथम बैठक में कितने मेंबर्स ने भाग लिए, तो जवाब होना चाहिए 207। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिए, तो जवाब होगा दोस्तों 211। प्रथम अधिवेशन 10-12 दिन चला था, तो उसमें 211 लोगों ने भाग लिए। प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर को हुई, उसमें 207 लोगों ने भाग लिए। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर रहे, तो आपका जवाब होना चाहिए 324 मेंबर रहे। ठीक है दोस्तों, 324। भारत जब आजाद हुआ उस समय संविधान सभा में कितने मेंबर थे, तो आपका जवाब होना चाहिए 299, 299। ठीक है दोस्तों। और आपसे अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए, तो ध्यान रखना, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की जो संख्या है वो 284 है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए, और अंतिम व्यक्ति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सारे मेंबर्स ने 3-3 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। एक इंग्लिश में थी, दूसरी भी इंग्लिश में थी, लेकिन उसके साथ में डिजाइन कर रखी थी, पेज के चारों ओर डिजाइन कर रखी थी, और तीसरी कॉपी हिंदी में थी। तो 3-3 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए थे। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। डिजाइन का जो काम है दोस्तों नंदलाल बोस ने किया था, और हस्ताक्षर का जो काम है वो 24 जनवरी 1950 का मामला है। ये सब बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। याद रहेगा, ऐसे अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें नहीं थे? देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसी शब्दावली जो है प्रस्ताव न मिलने के लिए, हम भारत के लोग, ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली 2 बातें स्पष्ट करती है। एक, भारत में संविधान का स्रोत जनता है, और दूसरी बात जो स्पष्ट करती है वो है भारत में सर्वोच्च यानी सुप्रीम
जो है वो भी जनता है, ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। यहाँ दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है संप्रभुता किसमें निहित है, और संसद भी ऑप्शन है, जनता भी ऑप्शन है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आंसर क्या हो गया, डी, भारत की जनता में निहित है, इसका जवाब है। और कभी आपसे उल्टा प्रश्न पूछ ले कि भारत की संप्रभुता जनता में निहित है, ये कहां से स्पष्ट होता है, तो प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है, जो ये कह रही है हम भारत के लोग। इस तरह से दोस्तों बातों को आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, डी। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है। दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं कि कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें एक प्रश्न प्रस्तावना से बनेगा, एक प्रश्न विभिन्न प्रकार के जो संविधान संशोधन हुए उससे बनेगा, एक प्रश्न आप मान के चलिएगा संविधान के जो विभिन्न स्रोत है वहां से बनेगा। ये पूछ रहा है आपातकालीन शक्तियों के बारे में दोस्तों प्रश्न। आपातकालीन शक्तियां जो है वो हमने जर्मनी के संविधान से ली। जर्मनी का जो संविधान है उसे वाइमर या वीमर कहते हैं, कई बार वाइमर कहते हैं। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहां से लिया गया। कनाडा से हमने केंद्र राज्य संबंध लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, प्रस्तावना की जो भावना है वो हमने ली है। अमेरिका से एक लंबी लिस्ट है, शक्तियों का पृथक्करण हो, चाहे महाभियोग हो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे विधि का समान संरक्षण हो, ठीक है, मौलिक अधिकार हो, ये सब हमने अमेरिका से लिए। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया, सी। भारतीय संविधान का अभिभावक या रक्षक किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, और संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले दो ही तो लोग हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति। और इन दोनों की शपथ का उल्लेख उनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। आप लोग जानते हैं कि जो अनुसूचियों में जो शपथ है उसमें इन दोनों की शपथ का उल्लेख नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संविधान का अभिभावक कौन है, तो संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की है। आप लोग देखिए ना, भारत के संविधान में कौन सी बात लिखी हुई है और उसका क्या मतलब है, उसकी व्याख्या करने की, उसका निर्वचन करने की जिम्मेदारी किसकी है, कोर्ट की है। और हमारी सरकार किसी भी तरह का कोई ऐसा काम करती है जो संविधान के खिलाफ में है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के उन कामों को असंवैधानिक घोषित करना काम किसका है, न्यायपालिका का है। हमारी संसद ऐसी कोई भी विधि बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन के माध्यम से उसे रद्द कर देती है। तो सीधा सा मतलब है दोस्तों कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा संविधान का अभिभावक है, रक्षक है। तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट यानी सी। याद रहेगा, ऐसे आपको ध्यान रखना। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों आप लोग जानते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अनुशंसा पर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति याद आया कुछ, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति राजीव गांधी की सरकार द्वारा स्थापित की गई थी 1986 में, और इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायत राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस समिति की अनुशंसा पर पंचायत राज संस्थाएं यानी पीआरआईज के लिए तो 73वां संशोधन किया गया दोस्तों, और नगर पालिकाओं के लिए यानी म्युनिसिपलिटीज के लिए 74वां संशोधन किया गया। ये मालूम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी हमने, और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 12वीं अनुसूची जोड़ी, और इस 12वीं अनुसूची के तहत हमने नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों का उल्लेख किया। अपना प्रश्न है 74वें संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो दोस्तों आंसर क्या हो गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी डी। डी इसका आंसर हो गया, 12वीं अनुसूची। याद रहेगा दोस्तों। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, दोस्तों एक प्रश्न अनुसूची में, एक प्रश्न संविधान के स्रोतों में, एक प्रश्न विभिन्न संविधान संशोधनों में, एक प्रश्न प्रस्तावना में, ऐसा मान के चल रहा बनेगा, आपको ध्यान रखना है। 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, दोस्तों आप लोग जानते हैं 7वीं अनुसूची विषय का बंटवारे के संदर्भ में है। केंद्र और राज्यों का बीच विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई है, इसका उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में ऐसे कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची दल बदल के संदर्भ में है। और दोस्तों अपना प्रश्न है भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, तो इसका सीधा सा जवाब है 8वीं अनुसूची। प्रश्न के हिसाब से हो गया बी आंसर। दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और आज के दिन 22 भाषाएं हैं। आप लोग जानते हैं 15वीं सिंधी भाषा के रूप में शामिल की गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 16, 17, 18 के रूप में शामिल की गई। फिर वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार के समय 92वां संशोधन हुआ था 2004 में, और एक साथ में 4 नई भाषाएं जुड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा। किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, दोस्तों भाग 1 भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है, ठीक है दोस्तों। भाग 3 मूल अधिकारों का उल्लेख करता है। भाग 4 नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करता है, आप लोग जानते हैं बहुत सिंपल सी बात है ये, नीति निदेशक तत्व। और भाग 2 जो है दोस्तों वो नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करता है। ये बात एकदम आपको क्लियर हो जानी चाहिए। राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक है दोस्तों। भाग 2 जो नागरिकता के संदर्भ में है वो 5 से लेकर 11 तक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, और नीति निदेशक तत्व 36 से लगाकर 51 तक है। याद रहेगा दोस्तों, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस प्रश्न पर बात करी थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास देता है, और अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों पर जो विधि बनाने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी संसद को देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया डी। याद रहेगा दोस्तों, ऐसा थोड़ा ध्यान रखना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, दोस्तों जो 4 अनुच्छेद आपके सामने पढ़े ये चारों के चारों अनुच्छेद हमारी राजभाषाओं के संदर्भ में 343 से प्रारंभ होते हैं और 351 ए तक हमारी राजभाषा क्या होगी, ऑफिशियल काम क्या कैसे किया जाएगा, मातृभाषा को लेकर क्या स्थिति होगी, अंग्रेजी को लेकर क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा क्या होगी, इन सब बातों का उल्लेख करता है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी हमारी राजभाषा, इसका उल्लेख कहां पर है, तो इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 343। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा कौन सी है, तो आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 348, जो साफ साफ शब्दों में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की सारी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में की जाएगी, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 348 में है। और अपना जो प्रश्न है उसका आंसर अनुच्छेद 343 है दोस्तों। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार, दोस्तों अगर आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 को बहुत ढंग से देख रखा है, अनुच्छेद 3
अनुच्छेद 3 को अगर आपने ढंग से देख रखा है तो अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की प्रक्रिया है, राज्य की सीमा में परिवर्तन की प्रक्रिया है, राज्य की सीमा में बदलाव करना, किसी भी प्रकार का कम करना या ज्यादा करना, या राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो इसकी संपूर्ण प्रक्रिया अनुच्छेद 3 में दे रखी है। अनुच्छेद 3 के तहत ये सारे काम संसद करती है दोस्तों। यानी हमारे राजस्थान जो राज्य है, अगर हम राजस्थान का नाम बदलकर राजगढ़ करना चाहते हैं या रायपुर करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, राजपुताना करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे हाथ में नहीं है। जब तक संसद ऐसा नहीं चाहेगी तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 3 ये पावर संसद को देता है, और किस बात का? नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन अथवा राज्य के नाम में परिवर्तन, ये सब किसमें दे रखे हैं? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पावर किसको दे रखे हैं? संसद को दे रखे हैं। तो अपने प्रश्न के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? डी। आपको याद रहेगा? इसे दोस्तों याद रखना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कांस्टेबल में बड़े बड़े प्रश्न आएंगे? जी नहीं, ऐसे ही तथ्यात्मक प्रश्न आएंगे, सीधे प्रश्न आएंगे। हो सकता है आपसे ये पूछ ले नए राज्य का गठन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न रखने के साथ साथ हम इतना विस्तार से चर्चा क्यों कर रहे हैं? ताकि उससे संबंधित जो और प्रश्न है वो भी आपके दिमाग में आ जाए। याद रहेगा? ऐसे याद रखना है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, एकल नागरिकता मतलब क्या है दोस्तों? जैसे अमेरिका है, यूएसए। अमेरिका में किसी नागरिक को आप पूछोगे आप कहां के नागरिक हो, तो वो कहेगा मैं फ्लोरिडा का हूं, वो कहेगा मैं न्यूयॉर्क का हूं, कोई कहेगा मैं लॉस एंजल्स का हूं, कोई कहेगा मैं लॉस वेगास का हूं, कोई कहेगा मैं हनोई का हूं। इस तरह से ये जो बात है दोस्तों, इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। अमेरिका में एक नागरिक को अपने राज्य की नागरिकता होती है और अपने देश की भी नागरिकता होती है। भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो भी आपके पास भारत की नागरिकता है, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश के तो भी आप ये कहोगे मैं भारत का नागरिक हूं। आप राज्य नागरिकता के बारे में कोई प्रावधान संविधान में नहीं देखेंगे। ये जो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमने इंग्लैंड से लिया है। तो इस हिसाब से प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ए। याद रहेगा? स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता? प्रत्याभूत। प्रत्याभूत का मतलब गारंटी दी गई है दोस्तों। मूल भारत का जो संविधान है उसके तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित है। मूल भारत का संविधान 7 प्रकार की, और अगर आज के भारत का संविधान है तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 44 देखिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। मूल संविधान पूछे दोस्तों तो आंसर क्या होगा? 7। ठीक है। और वर्तमान संविधान पूछे तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 6। ठीक है। कब समाप्त की गई? तो आंसर होगा 44वां संशोधन। 44वां संशोधन 1978 के द्वारा एक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, और वो कौन सी? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। याद रहेगा दोस्तों? प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 में अभी वर्तमान में कितनी है? तो इस हिसाब से दोस्तों अपना आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। सी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। कौन कौन सी? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। फिर अगर दूसरी स्वतंत्रता के रूप में अगर आप देखें तो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप वहां इस प्रकार की स्वतंत्रता को देखेंगे। शांतिपूर्ण एकत्रित होने या सभा करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं पर रहने या बसने की स्वतंत्रता, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको अनुच्छेद 19 में दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इवन लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूं, इन स्वतंत्रताओं का उल्लेख जिस अनुच्छेद 19 में है उसी अनुच्छेद 19 में इन स्वतंत्रताओं पर रोक कैसे लगाई जा सकती है उन बातों का भी उल्लेख है। अर्थात ये स्वतंत्रताएं निर्बाध नहीं है, ऐसा नहीं, लिमिटलेस है, कोई सीमा नहीं, सीमाएं हैं। अनुच्छेद 19 में ही उन सीमाओं का उल्लेख कर रखा है दोस्तों। इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। सारे फैक्ट याद रहेंगे। चलिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? दोस्तों मैं सारी बातें लिख देता हूं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपसे समानता का अधिकार पूछे तो अनुच्छेद 14 से 18, ये भी याद रखना है। एक फंडामेंटल राइट के बारे में भी प्रश्न बनेगा क्योंकि पुलिस का सीधा संबंध मौलिक अधिकारों से है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछे, शोषण के विरुद्ध तो 23 से 24। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता पूछे दोस्तों तो 25 से 28। अगर आपसे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार पूछे, शिक्षा व संस्कृति का, तो दोस्तों 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का पूछे दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। अपना प्रश्न क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां पर है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23 से 24 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 3 अधिकार देता है। जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस व्यक्ति को उसी समय के कानून के तहत सजा दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दे सकते। अनुच्छेद 20 में प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देता है। किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाए तो उसे अपने बचाव का अवसर मिलना चाहिए, उसे वकील के सामने उपस्थित होने का अधिकार होना चाहिए, वकील से सहायता लेने का अधिकार होना चाहिए, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। ये सब 22 में लिखा है। अनुच्छेद 17 पॉपुलर है, छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और देह, शोषण के विरुद्ध अधिकार और विधि के समक्ष समानता। देखिए अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को। अमेरिका का नागरिक, इंग्लैंड का नागरिक अगर आकर यहाँ पर समानता का दावा करे तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए, विधि के समक्ष समानता। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, एक देश एक प्रकार का कानून होना चाहिए। तो अनुच्छेद 44 में राज्य से ये रिक्वेस्ट की गई कि राज्य कॉमन सिविल कोड की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 44 किसमें आता है दोस्तों? भाग 4 में, नीति निदेशक तत्व में आता है। भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आंसर हो गया बी, नीति निदेशक तत्व में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और उनका जो बाल्य अवस्था है उसकी देखभाल की बात करता है। अनुच्छेद 47 आप लोग जानते होंगे शायद, मादक पदार्थों के सेवन, ऐसी दवाएं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है, उन पर रोक की बात करता है। राज्य लोगों के लिए पोषाहार की व्यवस्था करेगा, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। ये 47 लिखा हुआ। 48 में कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का उल्लेख किया गया है। इनमें सुधार हेतु उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, गाय के वध पर रोक लगाई जाएगी। ये 48। अपना प्रश्न दोस्तों, निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा, तो इस हिसाब से दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46। ठीक है दोस्तों, ऐसा ध्यान रखना, प्रश्न अपेक्षित है।
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। राष्ट्रपति अपनी इन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा हुआ है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। याद रहेगा दोस्तों, ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो ये बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 53 में लिखी हुई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से चलाया जाता है, तो संविधान के स्रोतों के बारे में प्रश्न बनेगा, जरूर ध्यान रखिए। इसका आंसर ए है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दे रखी है। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है, संविधान में महाभियोग जैसी शब्दावली जो है केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त की गई है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया ही नहीं गया। ठीक है दोस्तों, महाभियोग केवल और केवल संविधान के उल्लंघन। ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों, मैं आपके सामने बुलेट पॉइंट रख रहा हूं, फैक्ट रख रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं। महाभियोग केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लाया जा सकता है। सब बातें याद रखनी मेरे भाई। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ये बात संविधान में लिखी हुई नहीं है। वैसे इस संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 में संसद को पावर दिया है। और अनुच्छेद 70 के तहत संसद को जो पावर दिया गया दोस्तों, उस आधार पर हमारी संसद ने एक एक्ट बनाया 1969 में। और ये एक्ट ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो ये बात संविधान में लिखी हुई नहीं है, एक्ट में लिखी हुई। और दोस्तों, एक ही बार अवसर आया, कब आया? 1969 में, जब वीवी गिरी साहब ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति जी का पहले से निधन हो रखा था, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो गए थे दोस्तों। उस समय जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इस रूप में काम किया था। ये ध्यान रखना आपको, याद रहेगा, ऐसे प्रश्न बनेंगे। और हमारे जो कांस्टेबल के जो मित्र हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि इस प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी आप जरूर रखें। कांस्टेबल में इस प्रकार के प्रश्न अपेक्षित है मेरे भाई। मैं हर 4 प्रश्न के बाद में ये बात आपको आगाह कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि का उल्लेख है। और आप लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस कारण से उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों लाया जाएगा? क्योंकि वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन आपसे ये भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में लाया गया प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित लोगों का बहुमत, और पूछ ले कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। तात्कालिक, याद रहेगा, तात्कालिक सदस्य संख्या के, ये तो देख लेना, तात्कालिक सदस्यों के बहुमत, तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। और उसमें लोकसभा की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। लोकसभा की केवल सहमति होनी चाहिए, लेकिन प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा पहले। आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव दोस्तों नहीं लाया गया। याद रहेगा, याद रखना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया दोस्तों? डी। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद। इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर मजा क्या है? सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद? जी नहीं, भले वोट कितने लिखा उससे क्या फर्क पड़ता है? राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, ये भी गलत है। लोकसभा में बहुमत है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। एक्चुअली अगर सही बात कही जाए तो प्रधानमंत्री की ये योग्यता यही है कि ही शुड बी लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। उसे लोकसभा में बहुमत का क्या होना चाहिए? नेता होना चाहिए, प्रधानमंत्री की योग्यता मान लीजिए। तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आंसर क्या हो गया? ए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75 स्पष्ट रूप में इस बात का उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगे, यानी राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। इस बात का उल्लेख है आर्टिकल 75। तो प्रश्न जो है उसके हिसाब से तो आंसर हो गया राष्ट्रपति। और अगर पूछ भी ले कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है तो लिख देना 75। ठीक दोस्तों, लेकिन पद व गोपनीयता की वे शपथ लेते हैं, इनकी शपथ का जो प्रारूप है, मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है, उस शपथ के प्रारूप का उल्लेख जो है दोस्तों वो अनुसूची 3 में है। याद रहेगा, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में इनकी शपथ की, यानी वो शपथ किस बात की लेंगे, इस शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में। दो बातें मैंने यहाँ स्पष्ट करी। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति, देखिए दोस्तों प्रश्न है किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। आर्टिकल 75 थर्ड में साफ साफ शब्दों में लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। सामूहिक रूप से उत्तरदायी मतलब एक मंत्री की आलोचना सारे मंत्रियों की आलोचना, एक मंत्री की प्रशंसा सारे मंत्रियों की प्रशंसा, एक मंत्री को हटाने का प्रस्ताव पारित सभी मंत्री हट जाएंगे। यस, इसका मतलब ये होता है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, दैट टाइम आंसर विल बी राष्ट्रपति। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। याद रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है, असत्य है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। दोस्तों ये गलत है नहीं है। आप लोग जानते हैं दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखना। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और उसमें भी लोकसभा पहले भंग की जा सकती है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा खुद का कार्यकाल नहीं होता है, और राज्यसभा के जो सदस्य 6 वर्ष होते हैं उसमें भी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों सी तो पूरी तरह से गलत है, और इन्होंने भी पूछा असत्य कौन सा है, तो आंसर क्या हो गया, सी। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? देखिए दोस्तों चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, ये सारे सदस्य जो है अपना इस्तीफा अपने सदन के अध्यक्ष को देंगे। यस, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के जो सदस्य है वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो प्रश्न का आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, एक, और सरकार उसी दल की बनती है जिसे लोकसभा में बहुमत होता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार को हटाने के लिए अगर अविश्वास लाना है और सरकार को बनाए रखने के लिए यदि विश्वास लाना है, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो चाहे विश्वास प्रस्ताव हो, दोनों हमेशा लोकसभा में ही लाए जाएंगे। लोकसभा में ही लाए जाएंगे। तो आंसर दोस्तों ए हो गया, याद रहेगा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं? दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 संभव है, वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं यानी नामित किए जाते हैं और 233 सदस्य चुने जाते हैं। ये जो 12 सदस्य है ये साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान के विशेषज्ञ होने चाहिए। साहित्य, कला, समाज सेवा व विज्ञान, इन चारों में से किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो प्रश्न है कितने, आंसर क्या हो गया 12। और दोस्तों अगर घुमाकर प्रश्न आ गया कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं तो क्या बोलोगे? तब भी 12 लिखना है। क्यों? क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय अब मनोनीत लोकसभा में नहीं किए जाते हैं। दोस्तों ये सब बातें याद रखनी है, अच्छे प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है, ऐसे प्रश्न अपेक्षित हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, दोस्तों ध्यान रखना मेरा टेक्निकल शब्द है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए चयनित शब्द लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। अगर प्रधानमंत्री का पूछे तो नियुक्त किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए चयनित शब्द लिखा हुआ है, इसलिए आप इसका आंसर बी देंगे अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, याद रखना। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157, अगर आप अनुच्छेद 157 को पढ़ोगे तो राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं का वहां पर उल्लेख है और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि राज्यपाल पद हेतु केवल 2 ही योग्यता है, एक भारत का नागरिक होना चाहिए और 2 न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बस 2 ही योग्यता लिखी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और योग्यता कहाँ लिखी हुई? अनुच्छेद 157 में। तो दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया? बी, यानी 35 वर्ष। ठीक है, और 25 वर्ष चाहिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए, 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए, 21 वर्ष मिनिमम एज पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए, ऐसा भारत का संविधान कहता है। दोस्तों प्रश्न आएंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? मैं सारे आर्टिकल आपको बता देता हूं दोस्तों। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा। ये तो लिखा हुआ है 163 में। ठीक है दोस्तों, 164 में लिखा हुआ है राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, ये 164 में लिखा हुआ है। और फिर संपूर्ण मंत्री परिषद का भी उल्लेख 164 में है। 165 में दोस्तों महाधिवक्ता पद का उल्लेख है और किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो विधिक अधिकारी होता है उसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये पद पर रहते हैं। दोस्तों आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति क्या कर्तव्य है उनका उल्लेख करता है। इसके तहत मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन के संदर्भ में राज्यपाल को जानकारी देनी चाहिए। मंत्रिपरिषद में यदि राज्यपाल किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए कहे तो चर्चा करवानी चाहिए, या विधि निर्माण के संदर्भ में अगर कोई जानकारी मांगे तो राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ऐसा 167 में लिखा। अपना प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, इस बात का उल्लेख कहां पर है दोस्तों? तो अपना जो प्रश्न है उस प्रश्न का हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया, याद रहेगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। दोस्तों राज्यपाल के लिए अक्सर इस प्रकार की आलोचना की जाती है क्योंकि राज्यपाल ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, और ये टिप्पणी उस व्यक्ति ने की है जो खुद राज्यपाल रह चुकी है, सरोजिनी नायडू। याद होगा आपको सरोजिनी नायडू के बारे में, संविधान सभा की मेंबर भी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी और खुद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। वही सरोजिनी नायडू है जिनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था ये भारत की बुलबुल है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? ये भारत की कोकिला है। तो संविधान सभा की मेंबर, स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल रविंद्र बाबू ने जिनके लिए कहा कि वो भारत की कोकिला है, गांधी जी ने कहा ये तो बुलबुल है, वह सरोजिनी नायडू राज्यपाल के पद पर रह चुकी। वहीं सरोजिनी नायडू ये कह रही है कि ये तो सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। ये इसका आंसर है, राइट दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होते हैं, ऐसा मैंने पहले भी कहा है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या है? डी है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? असुमिलित का मतलब गलत है। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री की शपथ गलत, मुख्यमंत्री की शपथ 164 में है क्योंकि 163 में लिखा हुआ है राज्यपाल की सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा। ये तो 163 में लिखा, तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम देखेंगे। 164 मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, यस। मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे, उन्हें शपथ दिलाएंगे। सभी मंत्री विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, राज्यपाल को संबोधित करते हुए सभी मंत्री अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% और न्यूनतम 12 होगी। मंत्री बनने हेतु विधानमंडल की सदस्यता होनी चाहिए। अगर सदस्यता नहीं है तो शपथ ग्रहण करने, पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर उन्हें सदस्यता हासिल करनी होगी। ये सब बातें 164 में। 166 राज्य सरकार के सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के संदर्भ में कार्य आवंटन के नियम राज्यपाल बनेंगे। 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो दोस्तों प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायकों में शामिल है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है राज्य का विधानमंडल में राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों मिलकर बनता है राज्य का विधानमंडल। तो ये देखिए कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये बात कहाँ की भी 168 में। किसी विधानमंडल की उसकी बैठक हेतु कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है? दोस्तों चाहे संसद हो, चाहे राज्य का विधानमंडल हो, चाहे ग्राम सभा हो, इन सबका कोरम 1/10 होता है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? 1/10 यानी बी, याद रहेगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारी जो संसद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 ये कहता है कि संसद में जो कार्रवाई हिंदी और अंग्रेजी में की जाएगी, और कोई सांसद अपनी मातृभाषा में विचार रखना चाहता है तो सदन के अध्यक्ष की अनुमति से रख पाएगा। ऐसा 120 में लिखा हुआ है। सेम बात अनुच्छेद 210 में लिखी हुई है। सेम बात अनुच्छेद 210 में लिखी हुई है कि राज्य विधानमंडल की कार्रवाई क्या की जाएगी? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। ये बात अनुच्छेद 210 में लिखी हुई है। याद रखा दोस्तों। 211 विधानमंडल में न्यायाधीशों पर किसी व्यवहार पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं की जाएगी, और अनुच्छेद 212 कहता है कि न्यायालय में विधानमंडल पर किसी भी प्रकार का टिकट टिप्पणी नहीं की जाएगी। दोनों वाइस वर्सा है। संविधान के अनुच्छेद 230 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश तक किया जा सकता है। ये शक्ति किसको प्राप्त है? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप लोग जानते हैं जैसे पंजाब और हरियाणा हमारे दो राज्य हैं, और इनका हाईकोर्ट चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद एक संघ शासित प्रदेश है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों को मिलाकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 230 ये कहता है कि किसी हाईकोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए किया जा सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट है कलकत्ता, उसका विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप के लिए। जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट है वो महाराष्ट्र और गोवा के लिए, लेकिन उसका विस्तार दादर व नगर हवेली और दमन व दीव के लिए। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 230 इस बात का पावर भारत की संसद को देता है, ये भी ध्यान रखना। और दो या दो से अधिक राज्यों का जॉइंट हाईकोर्ट अगर स्थापित करना है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 है, और ये पावर भी संसद के पास। तो मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ताकि आपके और ज्यादा जखीरा बड़ा हो जाए, और जितने आपके जखीरे में हथियार होंगे उतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र, देखिए दोस्तों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सब न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया? सी, यानी राष्ट्रपति। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। आंसर सी। किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की विधि का उल्लेख करता है, और अनुच्छेद 217(1) हाईकोर्ट के जजेस को हटाने की विधि का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 4 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कदाचार हो, साबित कदाचार हो या अक्षमता, इन दोनों में से कोई भी आरोप हो तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 217 में लिखा हुआ है कि जो बातें सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, जजेस के संदर्भ में, वे सेम बातें हाईकोर्ट के संदर्भ में। तो कदाचार भी सही है, अक्षमता भी सही है। इसका आंसर हो गया ए और बी दोनों, यानी सी। ठीक दोस्तों, याद रखना। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों 1882, ध्यान से सुनिएगा, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय संस्थाओं के विकास हेतु एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव को स्थानीय संस्थाओं का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि उसे स्थानीय संस्थाओं के लिए मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, और उन्होंने भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए 1882 में प्रस्ताव रखा। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। तो आंसर हो गया डी। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता। और अगर आपसे पूछ ले पंचायत राज संस्था का जनक, तो आंसर होगा पंडित नेहरू। आधुनिक पंचायत राज संस्था का जनक, आंसर होगा राजीव गांधी। ये याद रखना, बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। दोस्तों ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति गठित होती है, जैसा अपना प्रश्न है, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला परिषद गठित होती है। तो अपना प्रश्न जो है उसके हिसाब से तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। पंचायत समिति कहां स्थित होती है? खंड स्तर पर, तो आंसर हो गया बी। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की गई, और ये 3 स्तर के बारे में ही प्रश्न है। लेकिन दोस्तों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट साझा कर रहा हूं, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां ये बीच वाला स्तर यानी खंड स्तर की स्थापना करना जरूरी नहीं है। जो अपना प्रश्न है ना कि पंचायत समिति कहां पर गठित होती है, तो खंड स्तर पर गठित होती है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर यानी खंड स्तर की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सभी राज्यों के लिए जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। ग्राम सभा का कोरम, दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि चाहे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और चाहे ग्राम सभा हो, इन सब का कोरम 1/10 होता है। तो आंसर क्या हो गया? डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल निर्णय लेने वाला सर्वोच्च समूह है तथा इसका आकार मंत्रिपरिषद से अधिक होता है। जी नहीं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी आ जाते हैं, राज्य मंत्री भी आ जाते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी आ जाते हैं, उप मंत्री भी आ जाते हैं। तो मंत्रिमंडल, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण निकाय है, और बहुत अच्छे जो डिसीजन होते हैं मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए जाते हैं। बहुत ताकतवर संस्था है, लेकिन आकार के हिसाब से मंत्री परिषद की तुलना में छोटा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में तो केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। मंत्रालय शब्द का प्रयोग राज्य सरकारों में होता है, ये भी नहीं होता है। मंत्रालय शब्द का प्रयोग राज्य में होता ही नहीं। मंत्रालय शब्द का प्रयोग केवल और केवल कहां पर होता है? केंद्र सरकार में होता है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो आंसर हो गया डी। ना तो ए सही है ना दो सही है, याद रहेगा दोस्तों। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। दोस्तों इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ये 1976 में किया गया, लागू 1977 में हुआ था, 3 जनवरी 1977 में। ये जो संशोधन है, इस संशोधन के तहत 5 नए विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, उसमें से एक शिक्षा भी है। जनसंख्या और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन व वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, बाट व मापतोल, ये जो विषय है दोस्तों, ये सारे विषय इस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किए गए। तो प्रश्न भी अपना यह है कि शिक्षा को कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें। 24वां जानते हैं, इंदिरा जी के समय हुआ था। विधि शब्द को संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किया गया, या फिर यूं कह दीजिए कि 24वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों पर स्वीकृति देना अनिवार्य किया गया। ये 24वां संशोधन हो गया। 25वां कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। 42वां बता दिया थोड़ा सा। और 44वां संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त किया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त की गई। राष्ट्रपति के लिए ये प्रावधान किया गया कि वो मंत्रिपरिषद की एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न के सबसे अपना आंसर क्या हुआ? सी हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
जो जनता है वो सीधा ब्रिटिश महारानी के अधीन चली गई। ये सब किसकी वजह से हुआ? 1858 के अधिनियम की वजह से हुआ। याद रहेगा, ये 1858 का ये वही अधिनियम है जिसके तहत भारत में वायसराय नाम का एक नया पद सृजित किया गया। याद है, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय बने। गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों एक ही पद थे। इसके अलावा भारत में भारत सचिव जैसा पद स्थापित किया गया। तो दोस्तों, जो अपना प्रश्न है उसके हिसाब से इस प्रश्न का आंसर जो है वो है भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी डी। याद रहेगा दोस्तों। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। दोस्तों याद कीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के बीच, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे अच्छा परिणाम ये आया कि इंग्लैंड में चुनाव हुए और इंग्लैंड में चर्चिल हार गए और क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। एटली भारत की समस्याओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील थे। एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा भारत की समस्या पर विचार करने के लिए। वो जो 3 कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है उसी को हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे। दोस्तों याद रखना, पैट्रिक लॉरेंस उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक, और एवी अलेक्जेंडर एक मेंबर थे और एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स मेंबर थे। ये वही क्रिप्स है जिन्होंने 1942 मार्च में क्रिप्स प्रस्ताव रखा था। लॉर्ड एमरी नाम का कोई व्यक्ति इस कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। तो प्रश्न के हिसाब से प्रश्न ये कौन सदस्य नहीं था, तो डी इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? दोस्तों 389 मेंबर होने चाहिए थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सबसे ज्यादा मेंबर 55 संयुक्त प्रांत से थे। और ये प्रश्न यही है कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कहां से था, तो आंसर हो गया डी, संयुक्त प्रांत। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? दोस्तों ये एक्चुअली में प्रश्न पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, ये बात सही है, और उस समय 8 अनुसूचियां थी। आज भारत के संविधान में 475 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये सब 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, रहेगा याद। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? देखिए, राजतंत्र शब्द तो भूल जाइए दोस्तों, ये तो इस शब्द को ही भूल जाइए। राजतंत्र का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहां राजा का बेटा राजा बनता है। क्या भारत में ऐसा होता है क्या? भारत में राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनता है क्या? नहीं बनता है ना। तो राजतंत्र को भूल जाइए। तो राजतंत्र एक तो इसमें लिखा हुआ है, एक इसमें लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द तो भूल ही जाइए। फिर देखिए दोस्तों, वंशानुगत लोकतंत्र, वंशानुगत वही राजा का बेटा राजा, ऐसा भी नहीं है, तो इसको भी भूल जाइए। शब्द लिखा हुआ लोकतांत्रिक गणतंत्र। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। प्रस्तावना में साफ साफ शब्दों में ये शब्द उल्लेखित है। इसका हिसाब से आंसर क्या हो गया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ध्यान रखना, उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, ये शब्दावली कहां लिखी हुई है? ये शब्दावली प्रस्तावना में लिखी हुई है, याद रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर है डी। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंत तो गोत्वा उद्देशिका बना। याद करिए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है भारत के संविधान के क्या क्या उद्देश्य होंगे इस बात का उल्लेख करता था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। आप लोग जानते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं। इस प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रस्तावना पूरी इस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कोई दो राय। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है।
इसकी नेचर न्याय योग्य नहीं है, मतलब प्रस्तावना को आधार बनाकर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। एक्चुअली में संविधान के अन्य भागों को साथ में देखने पर तो प्रस्तावना न्याय योग्य हो जाती है, प्रस्तावना खुद अपने आप में ये बात योग्य नहीं है, एकदम सही है बात। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। 42वां संशोधन हुआ है दोस्तों, एक ही हुआ तो है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक शब्द जोड़ा गया था समाजवाद, एक शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्षता, एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता। तो 3 नए शब्द जोड़े गए, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों अपने से क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है, दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रहेगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई? दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा जो किया गया है वो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है और ये कनाडा से कॉन्सेप्ट लिया गया है। लेकिन पर्टिकुलर अगर समवर्ती सूची का पूछें तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि कांस्टेबल जैसे एग्जाम में संविधान की अनुसूची के बारे में, संविधान के स्रोत के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, किसी एक संविधान संशोधन के बारे में प्रश्न बनेगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड की संसद दुनिया की सबसे ताकतवर संसद मानी जाती है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है सी आंसर देने में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान में जिन बातों का उल्लेख है उससे क्या उभर कर आता है? तो कौन सा उल्लेख नहीं है? कल्याणकारी राज्य ऑब्वियसली पूरा का पूरा नीति निदेशक तत्व भाग 4 इसी को समर्पित है। समाजवादी राज्य ऑब्वियसली भाग 4 भी और प्रस्तावना भी पूरा इसी को समर्पित है। सामाजिक और आर्थिक न्याय भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्व। साम्यवादी राज्य, जी नहीं हम कम्युनिस्ट नहीं हैं दोस्तों, लोकतांत्रिक राज्य हैं, इसलिए इसका सही आंसर है डी, साम्यवादी राज्य हमारा दर्शन नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये पहले ऐसे अंडरलाइन कर देना दोस्तों, पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ये देखना। भारतीय संविधान निर्मित है, संविधान सभा ने बनाया है, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक है। भारत के संविधान के मुकाबले किसी का इतना बड़ा संविधान नहीं है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, यस, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है, हाँ, ऐसा प्रस्तावना में लिखा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया, भाग 3 ऑब्वियसली समावेश किया गया है। तीनों तो राइट है भाई, पहला राइट है, दूसरा राइट है, तो चौथा बचा है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। दोस्तों आप लोग जानते हैं मूल कर्तव्यों को हमने बाद में जोड़ा है, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो 42वें संशोधन के द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में, इसलिए ये कथन गलत है। तो आंसर क्या हो गया? डी। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची दोस्तों, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य जो है, भारत का राज्य क्षेत्र उल्लेखित है और उसी में भारत के 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची। द्वितीय अनुसूची जानते हैं, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख करती है। अनुसूची 3 विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख करती है। और चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका उल्लेख करती है, अलग अलग जो सदस्य कौन से राज्य से कितने चुने जाएंगे, इस बात का उल्लेख चौथी अनुसूची में। ठीक, तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? ए। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों भाग 16 हमारे संसद में जो आरक्षण है राज्य विधानमंडल में, आप इसको यूं कह दीजिए, हमारे लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST के आरक्षण के लिए जो प्रावधान कर रखा है उसका उल्लेख भाग 16 में है। इसके बाद भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, 352, 356, 360 ये सब इसके अंतर्गत है। भाग 20 अनुच्छेद 368 की बात करता है और भाग 21 इस बात का उल्लेख करता है जो ट्रांजिशनल क्या कहेंगे इसको, संक्रमणशील जो प्रावधान है भारतीय संविधान के 370, 371 A B C D जो लिखे हुए, ये सब भाग 21 में। तो अपना प्रश्न क्या है? अपना प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया दोस्तों कहाँ हो गई? भाग 4 भाग 20 यानी सी में हो गई। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? राज्यों से, नगरपालिकाओं से, संघ शासित प्रदेशों से, पंचायतों से। दोस्तों भाग 9 पंचायत राज संस्थाओं के संदर्भ में है, आर्टिकल 239 से प्रारंभ होता है, आप लोग 243 से प्रारंभ होता है, तो भाग 9 हो गया। ये प्रश्न है भाग 8 पे। भाग 9A में नगरपालिकाएं हैं दोस्तों। संघ शासित प्रदेश 243 से ठीक पहले जिनका उल्लेख है वो संघ शासित प्रदेश है। तो पंचायतों से तो हो गया भाग 9, मैं सही ढंग से लिख देता हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये तो हो गया 9A, ये हो गया भाग 9। ठीक है दोस्तों, भाग 8 किससे संबंधित है? तो संघ शासित प्रदेश यानी सी इसका आंसर है, याद रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख 52 में। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उल्लेखित है अनुच्छेद 53 में। ये ध्यान रखना, मैं जानबूझ के सारे अनुच्छेद बता रहा हूं। और अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत का संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 52। दैट शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सबसे छोटा अनुच्छेद है, 5 शब्द लिखे हुए। और अनुच्छेद 51 आप लोग जानते हैं भारतीय विदेश नीति का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से किया जाएगा, इस बात का उल्लेख करता है। तो अपना प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? सी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक? दोस्तों ये संयुक्त बैठक के बारे में प्रश्न पूछा है। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 108 संविधान का इस बात का उल्लेख करता है कि संसद का एक सदन बिल पारित करे, दूसरा सदन बिल पारित करने से इनकार करे। संसद में एक हाउस बिल को पारित करे, दूसरा सदन 6 महीने तक उस बिल पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इस बात का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 118 में। तो प्रश्न है संयुक्त बैठक का प्रावधान, इस हिसाब से दोस्तों प्रश्न का आंसर हो गया बी। ठीक है, 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, 112 बजट के बारे में बात करता है। संविधान में मंत्रिमंडल, देखिए दोस्तों मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान, ठीक है, किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। वर्तमान समय में अनुच्छेद 352 में, और वो भी कब किया गया? याद रखना दोस्तों, प्रश्न बनेगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इस शब्द का उल्लेख किया गया और आज भी अकेला अनुच्छेद 352 ही। मंत्रिमंडल मतलब सभी कैबिनेट मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। दोस्तों ध्यान रखना, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, याद रहेगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी पद का उल्लेख करता है। ठीक है। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, बी, सी, डी में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष में समाप्त किया गया? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत जब आजाद हुआ, संविधान जब लागू हुआ, उस समय भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, क, ख, ग, ग, ए, बी, सी, डी। आप जैसा चाहें उसको बांट सकते हैं। आज भारत में 2 प्रकार के राज्य, एक राज्य, दूसरे संघ शासित प्रदेश। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1956 में किया गया। इसके तहत ये चारों प्रकार की जो श्रेणियां थी, ए, बी, सी और डी, ये चारों प्रकार, डी में हम ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते थे, ये जो चारों प्रकार की जो श्रेणियां थी दोस्तों, इसको समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर 2 इकाइयां, एक राज्य और दूसरे संघ शासित प्रदेश स्थापित किए गए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 प्रकार की इकाइयां जो स्थापित की गई वो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर स्थापित की गई और 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया। उस समय भारत में 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश थे। 1 नवंबर 1956 को ये लागू हुआ था। 1 नवंबर 1956 को ये लागू हुआ था। 7वां संविधान संशोधन है, 7वां संशोधन। ठीक है दोस्तों। और जब लागू हुआ उस समय 14 राज्य व 6 संघ शासित यूनियन टेरिटोरीज, 6 संघ शासित प्रदेश थे। तो दोस्तों प्रश्न के हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया? सी 1956। क्लियर। वर्तमान में भारत में राज्य व संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में अस्तित्व जब समाप्त किया तो संख्या घटकर 28 हो गई। तो 29 वाला ऑप्शन जो है उसको तो भूल जाइए, बात खत्म। फिर दोस्तों उस समय 7 संघ शासित प्रदेश थे, तो 2 नए संघ शासित प्रदेश आ गए, जम्मू व कश्मीर व लद्दाख। ठीक है, इसमें जुड़ गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जुड़ गया लद्दाख। तो 7 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 7 + 2 हो गए आपके 9। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव जो 2 संघ शासित प्रदेश थे, मोदी जी की सरकार ने इन दोनों संघ शासित प्रदेशों को एक ही कर दिया। पूरा नाम है दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। तो 2 की जगह वापस 1 हो गया तो संख्या हो गई वापस घटकर 8। तो आज के दिन कितने संघ शासित प्रदेश है? 8। 9 को हटा दीजिए, 7 को हटा दीजिए, 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश। यानी दोस्तों प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या है? सी, याद रहेगा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। नागरिकता अधिनियम कब बनाया दोस्तों? 1955 में। एक तथ्य है जो आपके सामने साझा किया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसका आधार है। साथ ही साथ विधि शब्द को परिभाषित करता है, ये भी मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण 14 में लिखा। 15 भेदभाव पर निषेध करता है, भेदभाव का निषेध। तो अपना प्रश्न कानून का समान संरक्षण कहां लिखा हुआ है? तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 14, याद रहेगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुएं, तालाब, स्नान घाट का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका आंसर है 15। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे सार्वजनिक स्थल है वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इस हेतु किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, 1.5 साल पहले एक मूवी भी आई थी अनुच्छेद 15, तो ये वही अनुच्छेद है, ध्यान रखें। मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है, नीति निदेशक तत्व भाग 4 में उल्लेखित है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है, नीति निदेशक तत्व राज्य से आग्रह करते हैं। मूल अधिकार आपको लागू करने पड़ेंगे, नहीं तो लोग कोर्ट में चले जाएंगे। नीति निदेशक तत्व लागू करते हैं, नहीं करते हैं, राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, वो वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्व बंधनकारी, गलत। राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य, गलत। मूल अधिकार वाद योग्य जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं, सही। तो आंसर हो गया सी। ये तो पूछा है कौन सा अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य होने का मतलब है दोस्तों भाग 3 में जिन अधिकारों का उल्लेख कर रखा है, यदि सरकार उनका क्रियान्वयन नहीं करती है तो लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ये होता है वाद योग्य। नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती है। तो इसका आंसर हो गया सी। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण? दोस्तों नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। 46 दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दुर्बल वर्ग शब्द का उल्लेख अकेला अनुच्छेद 46 में है और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, ऐसा ध्यान रखना है। निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? दोस्तों आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, उनकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई थी और इस समिति की अनुशंसा पर पूरा का पूरा 42वां संशोधन किया गया। उस 42वें संशोधन के द्वारा ही संविधान में नया भाग 4A जोड़ा गया और संविधान में नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। आप समझ रहे हो? तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी, याद रखना है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति, पंचायत राज संस्थाएं, तारपुर कमेटी, चुनाव सुधार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? जरा देख लेते हैं अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 129 कहता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय उस न्यायालय को कहा जाता है जिसके निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है और रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है ताकि जो दूसरे न्यायालय है वो इसे रेफरेंस के रूप में प्रयोग कर सके। 132 में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है, अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है। 143 में जो अपना प्रश्न है उसका आंसर है
सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी विषय पर परामर्श ले सकते हैं। परामर्श देना या ना देना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है। परामर्श मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर है। और जब भी परामर्श मांगा जाएगा 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनेगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके तहत 5 याचिकाएं जारी की जा सकती है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया सी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? दोस्तों, अगर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके नाम का कम से कम 20 लोग प्रस्ताव रखेंगे और 20 लोग आपका अनुमोदन करेंगे। तो प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20, अनुमोदक भी कितने होने चाहिए? 20। तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? डी। याद रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। लगातार 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे। 2 टेन्योर पर काम करने का इनको मौका मिला और इसके बाद हामिद अंसारी जी भी 2 लगातार टेन्योर में भारत के उपराष्ट्रपति रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें हम जिनके जन्मदिवस 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, बाद में वे भारत के राष्ट्रपति भी रहे। याद रहेगा दोस्तों। तो ए। वैसे प्रथम 3 जो लोग हैं ये तीनों भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और प्रथम 2 जो लोग हैं भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के मेंबर भी थे। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह जी लगभग 6 माह कह दीजिए दोस्तों, लगभग। पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 वर्ष तक। लाल बहादुर शास्त्री जी लगभग 1 वर्ष और आप कह दीजिए 7 माह, कह दीजिए 1 वर्ष और 7 माह। इंदिरा गांधी लगभग 16 वर्ष। ऐसे पता होना चाहिए। प्रश्न के हिसाब से आंसर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम। देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं और 4 स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, फिर इसके बाद में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नंबर 3 पे होते हैं केवल राज्य मंत्री और नंबर लास्ट यानी उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सही है। बस बात खत्म। भाई देखिए, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उप मंत्री सबसे लास्ट में होता है। तो 1, 2 और 3। प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आंसर क्या हो गया? ए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का यहाँ उल्लेख नहीं है, वो होता तो ये नंबर 2 हो जाता, नंबर 3 फिर राज्य मंत्री होता और नंबर 4 उप मंत्री होता। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और अनुमतियों को निर्धारित करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 इस बात का उल्लेख करता है कि हमारे जो सांसद हैं उनके कौन कौन से विशेष अधिकार होंगे। हमारे जो सांसद हैं, संसद में जो बोलते हैं उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। उन्हें वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सांसदों को सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये सब उनके विशेष अधिकार है जो 105 में उल्लेखित है। याद रहेगा। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसके आधार पर राष्ट्रपति ने 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई है। कब कब बुलाई है ये भी सुन लीजिए। एक बार 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम के बारे में, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय, दहेज निरोधक अधिनियम। दूसरी बार 1978 बैंकिंग अधिनियम के बारे में, बैंकिंग अधिनियम। और तीसरी बार वर्ष 2002 में पोटा आतंकवाद निरोधक अधिनियम के बारे में, आतंकवाद निरोधक अधिनियम। इस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, इस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। याद रहेगा दोस्तों। सॉरी, ये हो गया। ये नेक्स्ट। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। दोस्तों, जनसंख्या के आंकड़े भले ही 2011 के आगे हो, लेकिन किसी भी राज्य में लोकसभा की सीटों का जो आवंटन किया गया है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। 1971 और वर्ष 2026 तक यही रहेगा। वर्ष 2026 तक यही रहेगा। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी। आप लोग जानते हैं ना, दक्षिण भारत के राज्य विरोध करते हैं नया जनसंख्या आधार वर्ष बनाने का, तो आंसर है 1971। कब तक रहेगा? 2026 तक। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? दोस्तों, संसद के सत्र 1 वर्ष में सामान्यतः 3 होते हैं। विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाता है। राष्ट्रपति सत्रों को समाप्ति की घोषणा करता है। 1 वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, लेकिन 2 सत्र होने जरूरी है क्योंकि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं हो सकता। तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आंसर है 6 माह यानी ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? संसद के जो दोनों हाउस है वो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ बातें विशेष है। जैसे राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु पहल करती है। जैसे राज्यसभा अनुच्छेद 352 के तहत, 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु प्रस्ताव रखती है। अगर लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, उसकी सरकार बनती है। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जाते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करना हो तो इस संदर्भ में प्रस्ताव लोकसभा में आता है। धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में रखा जाता है। तो ये तो असमान शक्तियां। प्रश्न अपना है समान शक्तियां। नई अखिल भारतीय सेवा करने के विषय में सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये तो राज्यसभा का है। संविधान संशोधन करने के विषय में एकदम सही। सरकार हटाने के विषय में सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये तो केवल और केवल लोकसभा में होता है। कटौती प्रस्ताव सवाल ही पैदा नहीं होता है, केवल और केवल लोकसभा में। तो समान शक्तियां किस मामले में? ये गलत, ये गलत और ये गलत। बी, भारतीय संविधान में अगर आप संशोधन करना चाहते हो तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन होता है और इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोस्तों समान शक्तियां प्राप्त हैं। एकदम ढंग से मालूम होना चाहिए। याद रहेगा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो ऐसी स्थिति में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। बलिराम भगत राजस्थान के थे, मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। लोकसभा में सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे, 2 बार अध्यक्ष रहे, 10 साल तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। 2 बार और भी लोग रहे, लेकिन लगातार 10 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ। बीडी जत्ती साहब भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जब निधन हुआ तो देश के कार्यवाह राष्ट्रपति बने। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी।
प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी राज्यसभा की मेंबर थी जब पहली बार नियुक्त हुई थी, इंद्र कुमार गुजराल भी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया डी, यस डी, सभी के सभी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारी संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी उस समय गणेश वासुदेव मावलंकर उस संसद की अध्यक्षता करते थे और यही गणेश वासुदेव मावलंकर जब लोकसभा पहली बार गठित हुई तो उस लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। ये पहले प्रोटेम स्पीकर भी यही, पहले अध्यक्ष भी यही एकमात्र अध्यक्ष है जिन्हें हटाने के लिए हमारी लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ। हालांकि जीएमसी बाल योगी भी एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। फ्रैंक एंथोनी हमारी संविधान सभा के उपसभापति थे, के मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। सरोजिनी नायडू पर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। निम्न में से सही कथन है, ठीक है, देख लेते हैं सही कथन कौन सा है। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को भी सैन्य न्यायालय, भूल जाइए, सेना विषय संघ सूची का है। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को सैन्य न्यायालय के संदर्भ में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, समाधान का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको भूल जाइए। राज्य विधानसभा में सभी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। बात एकदम सही है दोस्तों, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसके हिसाब से आंसर होगा बी। जिस तरह से दोस्तों लोकसभा में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से रखे जाते हैं, वैसे ही राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के पश्चात राज्यों में विधानसभा में बिल रखा जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा, कौन सा सही कथन है? तो दोस्तों इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, बी। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। हालांकि ऐसा भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है। 164 में ये जरूर लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही शपथ लेते हैं जो मंत्री वाली लेते हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि राज्यपाल ने शपथ दिलाते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया सी। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है दोस्तों। आप लोग जानते हैं विधान परिषद कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। जम्मू कश्मीर में थी, अब उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो उड़ीसा में नहीं है। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया, डी, याद रहेगा। चलिए, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन की पद्धति है ओएस मताधिकार यानी हम लोग चुनते हैं? नहीं, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, हाँ ये बात तो सही है, ये तो ठीक है, पर सबका थोड़ी चुनाव होता है, वो तो केवल एक तिहाई का होता है। विधानसभा सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, विधानसभा सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ी करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। यस दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन इसी विधि से होता है, ये सही है, लेकिन सबका नहीं होता, केवल एक तिहाई का। तो ये जो आंसर है डी, इसका सही आंसर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217। देखिए 214 तो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। 217 न्यायाधीशों की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करेंगे, न्यायाधीशों को किस तरह से हटाया जाता है, इन सब बातों का उल्लेख अनुच्छेद 217 में है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया सी। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट द्वारा याचिकाएं जारी करने का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होने का उल्लेख करता है और अनुच्छेद 215 ये कहता है कि हाईकोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। और अभिलेख न्यायालय का मतलब है दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है और रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है ताकि भविष्य में उन्हें संदर्भ के रूप में प्रयुक्त कर सके। तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों जो आपके सामने रखे गए और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हमारे कांस्टेबल की जो तैयारी करने वाले जो मित्र हैं, जो भाई बंधु हैं, उनके लिए प्रश्न और लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जरा देखिएगा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कीजिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम को अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है। इस अधिनियम का भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। भारत के संविधान को कभी कभी इस अधिनियम की प्रतिलिपि कहा जाता है। 1935 के अधिनियम की बहुत अच्छी विशेषता यह थी दोस्तों कि इसके तहत एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रयास किया गया। आप मुझसे पूछेंगे अखिल भारतीय संघ का मतलब? अखिल भारतीय संघ का मतलब दोस्तों याद होगा आपको, देश की आजादी से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक ऐसा भारत जहां अंग्रेज डायरेक्टली शासन करते थे, उसे अंग्रेज भारत कहा जाता है, और एक ऐसा भारत जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था, जहां राजा महाराजाओं का शासन था, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन थे। ऐसे भारत को देशी भारत कहा जाता है। 1935 के अधिनियम को हम लोग इस वजह से याद करते हैं कि इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने पहली बार ये देशी भारत और अंग्रेज भारत क्या होता है इसको समाप्त कर दीजिए, दोनों भारत मिल जाएंगे और एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना होगी। इस प्रकार का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था दोस्तों। इस प्रावधान में यह भी लिखा हुआ था कि ये देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इस भारत में मिले या नहीं मिले। यही कारण था दोस्तों कि देशी रियासतों की इच्छा पर छोड़ने की वजह से देशी रियासतों ने इसमें कोई रुचि नहीं ली और उनकी रुचि न लेने की वजह से ये स्थापित नहीं हो पाया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा कानून है जिसे भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है, तब आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों इस पहला जो प्रश्न है इसका आंसर क्या हो गया, ए। अगस्त प्रस्ताव 1940 वो प्रस्ताव है जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही थी। हालांकि हमने इसको स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं स्वीकार किया था? क्योंकि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य उन्होंने कहा कि भारतीय होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कुछ सदस्य अंग्रेज भी होंगे, ये भारतीयों को स्वीकार नहीं था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव को हम लोग याद करते हैं, इसको भूल जाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी जिसमें उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख था। कैबिनेट मिशन 1946 में जो दोस्तों आया था, इसके द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर ए है। किस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? दोस्तों आप अगर संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है उसके बारे में आपको जरूर जानकारी होगी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये जो अधिनियम है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार राज्यों में दोहरा शासन बनाया गया। द्वैत शासन कह दीजिए, दोहरा शासन कह दीजिए और अंग्रेजी में कहें तो डायरकी कह दीजिए, ये सब एक ही बात है।
द्वैत शासन, दोहरा शासन, डायरकी होती क्या है? एक्चुअली मैं 1919 बहुत धीमे धीमे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों की बहुत सारी चीजें रिवीजन में आ जाए, नए तथ्य भी आपके पास आ जाए। 1919 में दोस्तों जब अधिनियम बनाया गया तो केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया। राज्य का हेड गवर्नर होता था और पूरे देश यानी केंद्र का हेड गवर्नर जनरल होता था। तो ये जो विषयों का बंटवारा किया गया, इन विषयों के बंटवारे के तहत राज्यों को अर्थात गवर्नर को जो विषय सौंपे गए थे, गवर्नर ने उन विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया। कुछ कार्य अपने पास रखे, उसे आरक्षित कार्य कहा गया, और कुछ कार्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दिया गया, उसे हस्तांतरित कार्य कहा गया। ये जो आरक्षित कार्य, हस्तांतरित कार्य, ये जो दो भागों में विभाजित हुआ दोस्तों, इसी को प्रांतों में दोहरा शासन कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम से प्रांतों में दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था। याद रखना, हर दूसरे साल किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और यही प्रांतों में दोहरा शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। 1935 के अधिनियम से समाप्त होगा प्रांतों में और दोहरा शासन प्रारंभ हो जाएगा केंद्र में। तो 1919 में प्रांतों में दोहरा शासन प्रारंभ हुआ, 1935 में प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त हुआ और लागू कहां हो गया? केंद्र में लागू हो गया। इस तरह से बातें थोड़ी सी आप ध्यान रखें, बड़े अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। तो अपने प्रश्न के हिसाब से इसका दोस्तों आंसर हो गया सी, यानी 1919। याद रहेगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये क्या डेट पूछ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। 1 जुलाई 1946 तो भूल ही जाइए, क्योंकि जब संविधान सभा की पहली बैठक की 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, तो सारा ऑप्शन 9 दिसंबर के बाद की होगी। तो ये तो भूल जाइए, ऐसे स्क्रूटनी करना सीखना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक है, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है दोस्तों। अब ऑप्शन बचा 29 अगस्त। आप याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं प्रारूप समिति के बारे में, ये प्रारूप समिति जो है इसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी चक्रा के ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन कह दीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कह दीजिए, प्रारूप समिति कह दीजिए, एक ही बात है। काम क्या था? सर बी एन राव, जिन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, सर बी एन राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। टोटल 7 मेंबर थे दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 30 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। याद रहेगा। तो पांडुलेखन, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष, 29 अगस्त को गठित किए। टोटल 7 मेंबर। इवन 7 मेंबर के नाम भी आपको याद रखने चाहिए। यस, प्रारूप समिति के 7 मेंबर गोपाला स्वामी अयंगर, याद है, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी, माधव राव, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, टोटल 7 मेंबर थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। ठीक है, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से कैसे? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने? 16 अनुच्छेद। इस वजह से हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। किस रूप में? संविधान आंशिक रूप से लागू होने के कारण 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते रहे। लेकिन दोस्तों, वर्ष 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब बातें आपको याद रखनी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का विभाजन भी हुआ, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 30 जनवरी 1950 कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो और सीधा प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। आप कहेंगे ये डेट लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ लिखी हुई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 देख लीजिए। अनुच्छेद 394 में साफ साफ लिखा हुआ है कि वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, और शेष सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। तो 16 अनुच्छेद तो तुरंत यानी 26 नवंबर को लागू हो गए, बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ। दोस्तों सीधा प्रश्न हो तो अपना आंसर ए होगा। लेकिन अगर प्रश्न ये हो कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ, पहली बार कब लागू हुआ, तब आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ऐसे याद रखना दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका दोस्तों ये प्रश्न यूं पूछ रहा है कि प्रस्तावना में जो लिखी हुई बात है, जो बातें लिखी हुई है, उनको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? अर्थात उनके आधार पर आप कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है और ये लागू नहीं किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। हालांकि बैरूबारी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसके ठीक उलट 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था दोस्तों कि प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन अपना प्रश्न ये है कि इसका विधिक स्वरूप क्या है? ये लागू किया जा सकता है, ऑब्वियसली लागू करना चाहिए। ये लागू नहीं किया जा सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रस्तावना का खुद का एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना में लिखी हुई किसी बात को लेकर ही आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। प्रस्तावना को हमेशा मौलिक अधिकारों के साथ देखा जाना चाहिए। प्रस्तावना को हमेशा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत देखा जाना चाहिए, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत देखा जाना चाहिए, संविधान के जो अन्य भाग है उसके अंतर्गत प्रस्तावना को देखा जाना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ये इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। लागू किया जा सकता है पर अच्छा आंसर ये विशेष परिस्थिति हमेशा लागू किया जाएगा, अकेले प्रस्तावना का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश, आयरिश मतलब आयरलैंड। दोस्तों आप लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व जो है हमने आयरलैंड से लिया है, और नीति निर्देशक तत्व वैसे 1935 के अधिनियम में भी उल्लेखित थे। याद है आपको? 1935 के अधिनियम में इन नीति निर्देशक तत्वों को निर्देशों के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस कहा गया था। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्य संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है, भाग 4 में इनका उल्लेख है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? पहला ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा। ये क्या होती है? संसद कोई कानून बनाती है, संसद कोई विधि बनाती है, उस विधि को आप न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हो संविधान के आधार पर। संविधान के आधार पर जब किसी विधि को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ये नो डाउट हमने अमेरिका से लिया, पहला सही है। मौलिक अधिकार आप लोग जानते ही हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है, भाग 3 में है, अमेरिका से लिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो विधि है वो लगभग अमेरिका के संविधान से प्रेरित है दोस्तों। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इसका आंसर है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत में एक नाम मात्र का राजतंत्र है, जी नहीं, जी नहीं। राजतंत्र तो उसे कहते हैं
जहां राजा का बेटा राजा बनता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जहां सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, जैसे अमेरिका में। भारत में तो ऐसा नहीं है। तो पहले दो ऑप्शन गलत। भारत में कुलीन तंत्र है, कुछ लोगों का ही भारत में शासन है। जी नहीं, कुलीन तंत्र भी नहीं है। भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक शब्दों का उल्लेख तो साफ साफ शब्दों में प्रस्तावना में है। और भारत में आप लोग जानते हैं कार्यपालिका के दो प्रकार है। राष्ट्रपति यहाँ वास्तविक प्रमुख नहीं है, राष्ट्रपति यहाँ नाममात्र के प्रमुख है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास संपूर्ण सत्ता है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है, यानी हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था भी है। तो दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से आंसर कौन सा हो गया? बी, याद रहेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सुप्रीम कौन है? उच्चतम न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। धर्म तो दोस्तों भूल जाइए, धर्म तो भूल जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट को भी भूल जाइए, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट नहीं है। रही बात संविधान और संसद, देखिए दोस्तों ये हमेशा विवाद का विषय रहा है। जो कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इससे स्पष्ट होता है कि भारत में जनता सर्वोच्च है। क्योंकि जनता हमारे यहाँ डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसलिए जनता के बिहाफ पर होती है संसद। दोस्तों संसद सुप्रीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कहा था, क्या कहा था? निर्णय देते हुए यह कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। इसलिए भारत में सर्वोच्च संविधान ही है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या है? बी। संसद है लेकिन वो संविधान की कुछ बातें ऐसी है जिसमें संशोधन नहीं कर सकती है, इसलिए आंसर क्या हो गया? बी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों आप लोग जानते हैं 9वीं अनुसूची 51 में जोड़ी गई थी, 1951 में। और 1951 में पहला संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और भारत में उस समय संसद तो थी नहीं, संविधान सभा ही उस समय काम चलाओ यानी अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। उसी अंतरिम संसद ने संविधान में प्रथम संशोधन करके कौन सी अनुसूची जोड़ी? 9वीं अनुसूची। क्या है 9वीं अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में दोस्तों उन विषयों का उल्लेख है जिनको आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। सभी भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में उल्लेखित है। लेकिन दोस्तों याद रखना, केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि 9वीं अनुसूची के कानूनों को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर वे आधारभूत संरचना का उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो गया? ए। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद? दोस्तों अधिकांश किताबों में लिखा हुआ है 15, जबकि आंसर है 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि कुल कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1900। ये गलत छप गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 है, 1949 है। 50 कैसे हो सकता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे और ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में साफ साफ शब्दों में दोस्तों लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है वहां पर? वहां लिखा हुआ है नागरिकता संबंधी प्रावधान, ठीक है। वहां लिखा हुआ है आपने राष्ट्रपति की शपथ, चुनाव आयोग के संदर्भ में प्रावधान, चुनाव आयोग, ठीक है। इसी प्रकार से काम चलाऊ राष्ट्रपति, इंटरिम राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति, अंतरिम मतलब इंटरिम यानी काम चलाऊ। इसी प्रकार से इंटरिम संसद, ये कुछ ऐसे प्रावधान है दोस्तों जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। और अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 16। किताबों में 15 लिखा, गलत है दोस्तों, आंसर 16 है। प्रश्न के हिसाब से आंसर है बी। याद रहेगा, ऐसे याद रखना है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्तमान में कितनी भाषाओं को प्राप्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल 22 भाषा है, ऐसा हमने पहले भी चर्चा करी है दोस्तों। इन 22 में से 6 भाषाएं ऐसी है जिनको हमने शास्त्रीय भाषा की संज्ञा दी है। आप कहेंगे ये क्या होती है? शास्त्रीय नाम से स्पष्ट है, जो सिद्धांतों पर आधारित हो, जो पुरानी हो, बहुत पुरानी हो। और हमारी सरकार ने जो नियमावली बना रखी है उसके तहत ऐसी भाषाएं जो 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी है, उन भाषाओं को हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस यानी शास्त्रीय भाषाओं की संज्ञा दी है। ऐसी भाषा जिन पर मॉडर्न भाषाओं का कोई असर नहीं है, जो सिद्धांतों पर आधारित है, जिनका खुद का साहित्य है, दूसरे भाषाओं के साहित्य पर निर्भर नहीं है, ऐसी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का संज्ञा दी है। और इनकी संख्या दोस्तों 6 है, ये ध्यान रखना। और ये 6 की 6 भाषाएं 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। कौन कौन सी है ये पूछ लिया तो तमिल है, हालांकि नहीं पूछेंगे इतना डिटेल में आपसे, फिर भी मालूम होना चाहिए। तेलुगु है, मलयालम है, मलयालम, कन्नड़ है, उड़िया है और संस्कृत है। ये दोस्तों 6 क्लासिकल लैंग्वेज है और इन सब की सब लैंग्वेजेस का उल्लेख इन 22 भाषाओं में से, ठीक है। कैसी भाषा जो बहुत पुरानी है, जो सिद्धांतों पर आधारित है, जिन पर दूसरी भाषाओं का कोई प्रभाव नहीं है, या फिर आप यूं कह दीजिए जिनका खुद का लिटरेचर है, साहित्य है, दूसरी भाषाओं के साहित्य पर निर्भर नहीं है, उन भाषाओं में से 6 भाषाओं को भारत सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेजेस की संज्ञा दी है। मैंने आपके सामने 6 के 6 नाम भी रखे हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग? दोस्तों अनुच्छेद 315 यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है उसका उल्लेख करता है, ठीक है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फिनांस कमीशन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख करता है। अनुसूचित जाति आयोग। अपना प्रश्न है चुनाव आयोग का उल्लेख। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है और ये जो आयोग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव करवाता है। इस चुनाव आयोग का पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं। मेरे कांस्टेबल के साथ ही नवंबर में पेपर है आप लोगों का और चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, आपने देखे होंगे अभी जस्ट
अंतिम चरण के चुनाव संपन्न हो गए, तो आप ध्यान रखना पंचायत राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव की डेट अनाउंस हो गई है, ये भी आप लोगों ने पेपर में देख लिया। इस चुनाव में इस चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। पंचायत राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य का चुनाव आयोग करवाता है, जो कि अलग से है, याद रहेगा, ये सब ध्यान रखना है। तो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 351 है, इसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख कर रखा है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देखिए जरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 168 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल में विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा, ठीक है, और राज्यपाल, ये सब लिखा है आर्टिकल 168 में। आर्टिकल 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की प्रक्रिया उल्लेखित है, और आर्टिकल 169 के तहत ये सारे काम कौन करता है दोस्तों? संसद करती है। यानी संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसी के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित की जाएगी और किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जाएगा। अगर अनुच्छेद 170 की बात करें दोस्तों, तो ये विधानसभा के गठन का उल्लेख करता है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम सदस्य संख्या 60, इन सब बातों का उल्लेख 170 में। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, कितने मेंबर होंगे, मेंबर किस तरह से चुने जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनयन किया जाएगा, ये सब बातें 171 में लिखी। प्रश्न दोस्तों स्थापना और समाप्ति का है, तो इसके हिसाब से दोस्तों आंसर कौन सा हो गया? बी। याद रहेगा, ऐसे याद रखना। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद कीजिएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो पुट्टू रामुलु के नेतृत्व में एक कांग्रेस के नेता ने हैदराबाद में एक आंदोलन किया। आंदोलन करने का कारण था तेलुगु भाषा का एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार ने मना कर दिया, तो उसने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, और इस आमरण अनशन में पुट्टू रामुलु का निधन हो गया। फलस्वरूप वहां हैदराबाद में हिंसा हो गई। इस वजह से सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश स्थापित करना पड़ा। जैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश स्थापित किया, अन्य भाषा के राज्य स्थापित करने तो अलग अलग जगह पर आंदोलन हो गए। जैसे बॉम्बे में आंदोलन हुआ, लोगों ने कहा मराठी भाषा अलग राज्य बनना चाहिए, गुजराती भाषा का राज्य अलग बनना चाहिए। ये जो महाराष्ट्र और गुजरात आपको आज दिखाई देते हैं, पहले एक तो थे, बॉम्बे में थे, 1960 में इनके टुकड़े किए गए। मराठी भाषा प्रधानता वाला महाराष्ट्र बनाया गया, गुजराती भाषा के प्रधानता वाला गुजरात बनाया गया। ये जो पंजाब और हरियाणा आपको आज दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, ये भी तो पहले एक ही थे, पैप्सू नाम हुआ करता था इनका, हिमाचल प्रदेश में शामिल था। 1966 में इनके टुकड़े किए गए। पंजाबी भाषा की प्रधानता वाला पंजाब बनाया गया, हिंदी भाषा की प्रधानता वाला हरियाणा बनाया गया। तो ये सब बातें मालूम होनी चाहिए दोस्तों। फलस्वरूप सरकार को 1953 में एक आयोग का गठन करना पड़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने 1955 में अपनी सिफारिश की, और इस सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 1956 में। और इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत में ये जो वर्तमान के जो राज्य दिखाई देते हैं ये अस्तित्व में आए। 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था, और उसके तहत भारत में 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश स्थापित किए गए दोस्तों। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और प्रश्न भी यही है किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, के.एम. पनिकर मेंबर थे, और हृदयनाथ कुंजरू मेंबर थे। दो तो दोस्तों मेंबर थे और फजल अली क्या थे? अध्यक्ष थे। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए। याद रहेगा। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? आप भारत में जन्मे हैं, इस वजह से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। वंशानुक्रम के हिसाब से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण से किसी कोई भाग भारत का हिस्सा बन जाए, उससे भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं दोस्तों, डी इसका सही आंसर। संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। दोस्तों अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को दैहिक स्वतंत्रता देता है, सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार देता है, और जीने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने इतनी व्यापक व्याख्या की है कि इसमें बहुत सारे अन्य अधिकारों को स्वीकार कर लिया। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, भोजन का अधिकार होना चाहिए, आवास का अधिकार होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए, नींद लेने का अधिकार, ये सब स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 में, ये सब कार्यपालिका के विरुद्ध है दोस्तों। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए यानी कार्यपालिका यानी सरकार। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसके कौन कौन से अधिकार है इसका उल्लेख करता है। 22 को अगर आपने देखा है तो वहां 3 बातें स्पष्ट लिखी। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। दूसरी बात, उसे वकील से सहायता लेने का अधिकार। और तीसरी बात, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। तो ये घंटों का पूछ रहा है, तो इस हिसाब से दोस्तों आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। ठीक है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? दोस्तों 24 को तो भूल ही जाइए, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ये मैं आपको कैसे प्रश्न अटेंड करने होते हैं तरीका बता, 24 को पहले से हटा दीजिए। अब आपको चांस अगर लेना नहीं आ रहा है तो भी, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है फिर भी आप अटेंड करना चाहते हैं, तो कम से कम इस एक को अटेंड मत कीजिए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये तो कोई नहीं सकता, 25, 26, 27 में से कोई होगा। क्योंकि दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दे रखा है? 25 से 28 तक। दोस्तों अनुच्छेद 25 को देखिए, सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने, धर्म का प्रचार और प्रसार करने, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। ये चारों बातें अनुच्छेद 25 में लिखी हुई, ये भी याद रखना। एक दूसरी बात आगे लिखा हुआ है, हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, यहाँ हिंदू में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा? सिखों के द्वारा कृपाण को आप लोग जानते होंगे, शायद आपने पढ़ा होगा। सिखों के लिए क बहुत जरूरी है, केस है, कंगा है, कृपाण है, कटार है, क तो उसमें कृपाण है। आप लोग जानते हैं जैसे कृपाण जो है, कृपाण एक हथियार जैसा ही होता है, कटार जैसा। तो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 19 वो कहता है कि आपको शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के
कृपाण लेकर अगर सिख धर्म के लोग अगर गुरुद्वारा में अरदास करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे हथियार लेकर एकत्रित हो गए। तो भारत के संविधान में एकदम स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 25 में कि सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना हथियार नहीं है, ये कृपाण को धारण करना सिख धर्म के अनुरूप आचरण माना जाएगा। ये बात दोस्तों अनुच्छेद 25 में स्पष्ट लिखी हुई है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी। याद रहेगा, ऐसे ध्यान रखना है। तो कांस्टेबल के जो हमारे साथी है वो मान के चलेगा कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा और इस तरह के प्रश्न आपसे आएंगे और इन्हीं में से आएंगे। संपत्ति का मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 मौलिक अधिकार थे। ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, ठीक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और आज के दिन कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि भाई ये 7 से 6 जो हुए हैं तो संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त किया गया तो कब किया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में यह संशोधन हुआ और इस संशोधन के तहत ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। अब देखिए ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाएं तो आप आराम से इसका आंसर देख सकते। 16वां संविधान संशोधन और ऑप्शन दे रखा है 1982। कैसे संभव है दोस्तों? जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हो गया तो 16वां कैसे हो सकता है 1982 में? आप थोड़ा समझें, आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को टाला जा सकता है इस तरह से। फिर इनमें से कोई नहीं, फिर आपके तो 3 ही ऑप्शन है। प्रश्न जब अटेंड करें दोस्तों तो हमेशा देखें टोटल विकल्प कितने? 4। अब ऐसा विकल्प देखें जो एकदम अजीब हो उसकी छंटनी कर दें, फिर 3 में से फिर टालने की कोशिश करें, फिर 2 में से टालने की कोशिश करें। अगर प्रश्न का आंसर नहीं आता है फिर भी आप अटेंड करना चाहते हैं तो प्रश्न के हिसाब से आंसर ए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए? नीति निर्देशक तत्व एक्चुअली राज्य के लिए है। अगर दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 आपने देखा है तो उसमें ये लिखा हुआ है राज्य नीति बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? मूल कर्तव्य 1976 में 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। एक बात। दूसरी बात, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। 2 बात। तीसरी बात, उस समय इमरजेंसी थी और इंदिरा जी देश की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। और जब शामिल किए गए थे तो उस समय मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10। भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग 4A। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया दोस्तों? 51A। और आज कितने? 11 है। 11 मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। ऐसे एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं, तो इसके हिसाब से आंसर हो गया ए। 24वां संविधान संशोधन आपको बता रखा है। विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन को बाहर किया गया। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों पर स्वीकृति देनी अनिवार्य की गई। 44वां भी बता दिया। 86वें के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। याद रहेगा, ऐसे आपको याद रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दे रखी है। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर आप 56 और 61 दोनों को देखोगे दोस्तों, वहां साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है संविधान का अगर उल्लंघन का आरोप हो, संविधान का अतिक्रमण का आरोप हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। 56 और 61 दोनों में लिखा हुआ दोस्तों। इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया गया। निम्न में से किसी राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष को अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्य की भाषा आयोग के अध्यक्ष को भी अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी अनुच्छेद 315 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से बी पूछा नहीं। राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक की शक्तियों का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 ऐसे प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति की संवैधानिक की शक्तियों का उल्लेख है, वो मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संघ सूची के विषय पर जो होता है उसमें ये सैनिक अदालत भी आती है। ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, सब बातें अनुच्छेद 72 में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी। और राष्ट्रपति दोस्तों ये जो भी एक्शन लेता है मन से नहीं लेता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से लेता है। और राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए इस एक्शन के खिलाफ में भी वापस कोर्ट में अपील की जा सकती है। याद रहेगा, ऐसे याद रखना दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? राष्ट्रपति को हाईएस्ट वेतन मिलता है दोस्तों और वो है 5 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 5 लाख। ये एक बहुत सामान्य सा फैक्ट है, पूछे तो याद रखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि कार्यपालिका के 2 प्रकार की विशेषता है। नामात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री। तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या हो गया? बी यानी प्रधानमंत्री। निम्न में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पदत्याग से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें 3 लिखी हुई है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, वह उन्हें शपथ दिलाएंगे। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना या नहीं बनाना ये प्रधानमंत्री का स्वविवेक है, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। प्रधानमंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा दे दे तो किसी और मंत्री को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। सारे मंत्रियों के इस्तीफे अपने आप ही मान लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए, चाहे इस्तीफे से हो जाए, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, चाहे किसी और कारणवश रिक्त हो जाए, तो मंत्रियों से इस्तीफा लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों किसी एक मंत्री को हटा दिया जाए, एक मंत्री इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप देखिए ना, मोदी जी की सरकार से हरसिमरत कौर ने अभी इस्तीफा दे दिया। अभी महीना भर पहले 20-25 दिन पहले कृषि से संबंधित बिलों को लेकर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया अकाली दल के नेता ने। तो क्या फर्क पड़ा? मोदी जी तो प्रधानमंत्री है। अगर मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों तो बाकी किसी को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती, किसी मंत्री के पद त्याग से विघटित नहीं होती। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आयोजित होता है। एक्चुअली में इसको संयुक्त बैठक कर लेते हैं अपन तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जो शब्दावली है लिखी भी नहीं है। संयुक्त सत्र नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? संयुक्त बैठक लिखा हुआ है, संयुक्त बैठक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, संयुक्त बैठक कब आयोजित होती है? तो ऑप्शन भी देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान था दोस्तों, लेकिन अब ये प्रावधान आज के दिन अस्तित्व में नहीं है। खत्म बात। संविधान में संशोधन, नो वे। संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। यस, इसलिए तो सवाल पैदा नहीं होता। नंबर 4,
एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिसे दोनों सदन में मतभेद हो। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 साफ शब्दों में ये कंडीशन का उल्लेख करता है कि अगर एक सदन ने बिल पारित कर दिया और दूसरे सदन ने पारित करने से मना कर दिया, एक सदन ने बिल पारित कर दिया और दूसरे सदन ने 6 महीने तक उस विधेयक पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाएंगे। संयुक्त बैठक बुलाएंगे। तो इसमें तो केवल 4 ही है, केवल 4। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर क्या हो गया? केवल 4। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 81 दोनों लोकसभा के संदर्भ में है, लेकिन ये प्रश्न पूछा लोकसभा के गठन से संबंधित। अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ लोकसभा सदस्य के बारे में, कौन कितने सदस्य होंगे, कहां से चुने जाएंगे, ये लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 331 में एक्चुअली में ये लिखा हुआ है कि अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान में ये मोदी जी की सरकार के द्वारा ये जो 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया, इसके तहत आंग्ल भारतीयों के आरक्षण के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है कि एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा में और विधानसभा में जो मनोनीत होते थे दोस्तों, अब ये प्रावधान क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अनुच्छेद 331 को तो आप भूल जाइए। तो इसका सीधा सा मतलब है अब आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 81 यानी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा प्रश्न याद रहेगा। 104वां संविधान संशोधन एससी और एसटी को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण 70 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? 80 वर्ष किया गया। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों पहली बात, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। एक बात, तो पद का उल्लेख नहीं। ठीक। दूसरी बात, अनुच्छेद 99 भारतीय संविधान का आर्टिकल 99 ये कहता है कि संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति के द्वारा जिस व्यक्ति को अधिकृत किया जाए वो शपथ दिलाएगा। शपथ का उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति सभी लोगों को शपथ दिलाने की पोजीशन में नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? लोकसभा चुनाव के बाद जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, वरिष्ठ का मतलब जो बार-बार चुनकर आ रहा है, जिनको बड़ा अनुभव होता है, लोकसभा चुनाव के बाद सबसे वरिष्ठ सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की शपथ दिलाते हैं और उसे प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। अपना प्रश्न है कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? राष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लाता है और सरकार क्या लेके आती है? सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आप लाना चाहते हो लोकसभा में तो कम से कम 50 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, क्योंकि विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत का तो भाग लेने का सवाल नहीं होता। और अब तो लोकसभा में मनोनीत का कॉन्सेप्ट क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। तो 50 चाहिए। ठीक। अविश्वास प्रस्ताव आज तक भारत में 26 बार लाया जा चुका है। कितनी बार दोस्तों? 26 बार। पहली बार 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा पंडित नेहरू के खिलाफ में लाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और 26 में से 15 बार तो अकेले इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है। ये भी ध्यान रखिए। अंतिम बार वर्ष 2018 अप्रैल में लाया गया। अप्रैल 2018 में अंतिम बार मोदी जी के खिलाफ लाया गया। और आज तक कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव आज तक पारित नहीं हुआ है। एक बार मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, बात है 1979 की। अविश्वास प्रस्ताव लाया जरूर था, चर्चा हुई, पर पारित नहीं हुआ। उससे पहले ही मोरारजी देसाई ने अपने पद से क्या कर दिया दोस्तों? इस्तीफा दे दिया। और जो लोग कह रहे हैं वाजपेयी जी एक वोट से हार गए थे, वो अविश्वास थोड़ी था। वो तो वाजपेयी जी खुद लेकर आए थे विश्वास प्रस्ताव, वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं था। तो आज तक अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लाने के लिए कितने चाहिए? 50। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2/3 सदस्य 2 वर्ष में न हो, आधे सदस्य 2 वर्ष में नहीं, आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में नहीं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में यस। दोस्तों एकदम मालूम होना चाहिए, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सभा है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जरूर 6 वर्ष होता है, हालांकि ये भी बात संविधान में लिखी हुई नहीं है। तो फिर संविधान में क्या लिखा? संविधान में लिखा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होंगे। तो 1/3 होंगे तो सबका कार्यकाल कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रश्न के हिसाब से आंसर डी। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार देता है? दोस्तों राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह विशेष अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व के आधार पर कानून बनाने हेतु प्रस्ताव रख सकती है। और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु भी प्रस्ताव रख सकती है। ये प्रस्ताव रखने का अधिकार राज्यसभा को है दोस्तों। तो ये प्रश्न जो है इसके हिसाब से इसका आंसर सी है। विधेयक में संशोधन करने का सवाल ही नहीं होता। और ये जो बात है आर्टिकल 249 में लिखी हुई, अपना प्रश्न 312 के संदर्भ में, इसलिए प्रश्न का आंसर ये होगा। और एक बात बताएं आपको, 1966 में भारतीय वन सेवा नामक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन अनुच्छेद 312 के प्रावधान के तहत ही राज्यसभा के पहल पर ही किया गया था। ठीक है, तभी आज के दिन 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में निर्णय कैसे होता है? भाई आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो सदन की अध्यक्षता करता है दोस्तों, वो मत नहीं देता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाने पर वो निर्णय मत देता है। और ये तो लोकसभा के बारे में प्रश्न है। आप राज्यसभा में देखिए ना, राज्यसभा में सभापति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, तो वोट देने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन दोस्तों राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाए तो उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, फिर भी सभापति होने के कारण निर्णय मत देता है। तो लोकसभा में तो कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी। ये सब बातें आपको याद रखनी है। राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति है, कई सारी नियुक्तियां करता है, मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, एससी कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन, कार्यपालिका संबंधी है। न्यायिक शक्ति है ना, राज्यपाल के पास भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत माफी देने की पावर है, हाईकोर्ट के जजेस को शपथ दिलाता है। विधायक शक्तियां वो बिलों पर साइन करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। कूटनीतिक शक्तियां तो दोस्तों संघ सूची का विषय है, अन्य देशों के साथ संबंधों के बारे में पूछ रहा है, राज्यपाल तो बेचारा एक राज्य का होता है, तो ये नहीं होती है। और अपना प्रश्न भी यही है, नहीं है। बी। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता है? दोस्तों कोई भी बिल जब राज्यपाल के पास आता है, ये विधानमंडल है, ये बिल भेजा इन्होंने, और ये राज्यपाल है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200
कि राज्यपाल की स्वीकृति का उल्लेख, राज्यपाल साइन कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं, एक बार ना स्वीकृति देते हैं ना स्वीकृति देने से इनकार करते हैं, और वो बिल को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है दोस्तों। राज्यपाल खासकर ऐसे बिल जो हाईकोर्ट की पावर को कम करने वाले हैं, उन बिलों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। लेकिन दोस्तों इससे भी अच्छा प्रश्न है, अगर ऐसे बिल आते हैं राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस बिल पर क्या एक्शन लेगा, इस बात का उल्लेख कहां पर है, 201 में। अपना प्रश्न है राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखना, तो इसके हिसाब से आंसर हो गया ए, याद रहेगा। चलिए, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य निर्धारित है दोस्तों। अनुच्छेद 163 में तो लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा लिखा हुआ है, और इसका हेड मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से कार्य करेगा। 157 में राज्यपाल के पद की योग्यता क्या है, इस बात का उल्लेख है। 164 में लिखा हुआ है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और संपूर्ण मंत्रिपरिषद की संरचना किस प्रकार की होगी, इस बात का उल्लेख है 164 में। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है राज्यपाल के प्रति। राज्यपाल यदि शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगता है तो वो जानकारी देना, ये लिखा हुआ है। राज्यपाल विधि निर्माण के संदर्भ में कोई सूचना मांगता है तो वो देना। राज्यपाल यदि मंत्रिपरिषद में किसी विषय पर चर्चा के लिए कहता है तो वो सब करना। तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? राजभाषा यानी अनुच्छेद 343 से लगाकर अनुच्छेद 351 ए, ये सब भाग 17 में है दोस्तों, क्योंकि भाग 18 में तो फिर इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान आ जाते हैं 352 353 वगैरह। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे याद रखना है। तो भाग 18 हो गया, सॉरी भाग भाग 17 हो गया। ये भाग 17 जो है ये भाषा के संदर्भ में, भाग 18 में तो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राज्य विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा होती है सेंट्रल लेवल पर, ठीक इसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद है, लेकिन बड़ा फर्क है। विधानसभा किसी बिल को पारित करे और वो बिल विधान परिषद के पास जाता है तो विधान परिषद को वो बिल 3 महीने में पारित करना होता है। साधारण विधेयक की बात करता हूं, अगर 3 महीने पारित नहीं करती है तो वो बिल वापस विधानसभा के पास आ जाता है। विधानसभा उस बिल को अगर वापस पारित करती है तो ऐसी स्थिति में 1 महीना और विधान परिषद को दिया जाता है। तो 3 और 1 4 माह हो गया दोस्तों आंसर। मेरी बात को समझे, विधानसभा किसी बिल को पारित करती है तो वो बिल विधान परिषद के पास जाता है। साधारण विधेयक 3 महीने में विधान परिषद को पारित करना होता है। अगर पारित नहीं करती है तो वो बिल वापस विधानसभा में जाता है। विधानसभा यदि उसे वापस पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद को 1 महीना और दिया जाता है। तो 3 महीने पहले और 1 महीने, 4 महीने में पारित करती है तो ठीक, नहीं तो पारित माना जाता है। प्रश्न के हिसाब से आंसर कौन सा हो गया, बी। राज्य की विधानसभा के सत्र अवसान, देखिए दोस्तों, सत्र को बुलाना हो चाहे सत्र की समाप्ति की घोषणा हो, ये हमेशा राज्यपाल करते हैं अगर स्टेट की बात करें तो। और सत्र को स्थगित करना हो तो ये काम कौन करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष। प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन संघ शासित प्रदेश के अपने उच्च न्यायालय? दोस्तों भारत में 25 हाईकोर्ट्स हैं। कितने? 25 का कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश वाला, 1 जनवरी 2019 आंध्र प्रदेश। ये पूछ रहा है संघ शासित प्रदेश का जम्मू कश्मीर का जब तक विभाजन नहीं हुआ तब तक तो दोस्तों दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश था जिसका अपना खुद का हाईकोर्ट था। लेकिन जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का हाईकोर्ट श्रीनगर है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर दोस्तों क्या हो गया, ए और बी, यानी सी ऑप्शन हो गया दोस्तों इसका आंसर। अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 214 से 232 तक तो दोस्तों हाईकोर्ट लिखे हुए हैं और 233 से 237 तक सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ए। 214 से 232 तक हाईकोर्ट, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक, याद रहेगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा वर्ष 2012 में दिया गया दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। 57वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बी, 1/3 आरक्षण है। और लगे हाथ आपको बता देता हूं, 110वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2009 में लोकसभा में लाया गया था। इसके तहत महिला आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित था, लेकिन दोस्तों लोकसभा भंग हो गई तो बिल भी क्या हो गया, समान। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी। नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा यह आयोग स्थापित हुआ। इसका मतलब संविधान में संशोधन तो किया नहीं, तो बात खत्म हो गई। वैधानिक तब कहते जब इसके ऊपर का संसद कानून बनाती, बात खत्म। संवैधानिक यानी संविधान से इतर है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित हुआ। देश के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। ये संवैधानिक संस्था है दोस्तों और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया। थैंक यू वेरी मच।